गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बेहतरीन है। जब सुबह उठते हैं और छनी हुई एक धूप जो है पर्दों में से आ रही होती है, छनी हुई धूप पर्दों में से आ रही होती है, ज़रा छन के मतलब सलीस उर्दू में गौर करें, ज़रा सोच के आई थी मैं ये लफ्ज़ जी। छनी हुई धूप जो है पर्दों में से आ रही होती है तो आपको पता लग जाता है कि बाहर का मौसम कैसा है और कितनी ज़्यादा धूप है। तो आज धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे पता था कि बादल आए हुए होंगे बहुत ज़्यादा। तो एंजॉय करें, कहीं खाने का प्लान कर लें, कोई छोटी मोटी सी चीज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़ी चीज़ से आप लोगों ने खुश होना है, किसी छोटी सी चीज़ से भी खुश हो सकते हैं, जिस तरह के हम हो जाते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं, ज़ेब अब्बासी। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने साथ जो टिशुम पुशुम किया है, जो मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग की है, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और मैंने कुछ अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की। मैंने कहा यार 2-3 साल और कम लगूं, मैंने कहा 24 का लगता हूँ तो 21 का लगूं और ज़्यादा बड़ा ना लगूं। और एक इल्तिजा है, आज एक पब्लिक मैसेज जो मैं हलीमा सोच रही देना बहुत ज़रूरी है। जब आप सोए हो, कोई अगर आपके पास सोया हो, और अम्मियों के लिए ख़ास तौर पे खुदारा पांडे ना खटकाया करें अल्लाह का वास्ता। मुझे नहीं समझ आती ये उन बीवियों की, उन माओं की जो आपको जगाने के लिए कि आपकी नींद क्यों है, आपकी नींद हराम। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीवियां और अच्छा काम वालियां भी आप देखिए जो काम मतलब मेल फिगर नहीं कुछ कर सकते हैं। यार मैंने ये देखा है, ये मैंने नोटिस किया है कि घर में जब भी मैं सोने की कोशिश की है ज्यादती हो रही है। मैं इतनी ज़्यादा दूसरों की नींद के मसले में मुझे डर लगता है। मैं किसी सोए हुए बंदे को जगा नहीं डरा के रखा हुआ तो इसलिए डर लगता है ना। मैं किसी सोए हुए बंदे को नहीं जगा सकती। मेरा बचपन से ये इशू है कि मैं नहीं जगा सकती। मेरा भाई जो है वो मुझे अक्सर कह के सोता था कि मैंने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है तो तुम ना मुझे उठा देना। अगर मैं अपने अलार्म से ना उठा तो मैं नहीं उठाती थी कि अच्छे सो जाए, ना जाए यूनिवर्सिटी। मैं नहीं उठा सकती किसी तो ये तो चलाकियां है ना, ये तो आप बिल्ली वाली चलाकियां करिए जो बिल्ली चलाकियां करती है। लेकिन फहद भाई जैसे लोग भी तो होते हैं ना जो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, किसी को डरा धमका नहीं सकते। मैं मुझे ऐसा इंसान मासूम जो किसी को कुछ नहीं कह सकता एक लफ्ज, क्योंकि हम लोग मासूम लोग हैं। है बात भाई, है ना मासूम लोग, उतना ही झूठ बोले जितना हमारी जो सेट की चीजें हैं ना वो बर्दाश्त कर सके। ऐसा ना हो कि ये प्लेट जो सामने पड़ी है ना ये आपको झूठ सुन सुन के टूट जाए कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं। मैंने एक चीज तोड़ी हुई रमजान में, यू रिमेंबर दैट राइट? हुमायूं जो है वो हमारे सेट पे काफी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं कि जी यहाँ पे एक गमला पड़ा हुआ था, एक वाज रमजान में गमला वो भी हुमायूं जो है वो तोड़ चुके हैं। और इसका भी काफी जो है वो नाजुक सूरत हाल पे आ गया, क्योंकि 3-4 दफ़ा तो कम से कम ये गिरा चुके हैं इसको। पता नहीं इनके हाथ इतने लंबे हैं, ब्रेक के दौरान ये इस किस्म की अंगड़ाइयाँ क्यों ले रहे होते हैं, नीचे गिर गिर के क्या हाथ लग जाते हैं। कद लंबे होते हैं ना, उनके लिए थोड़े मसाइल होते हैं। उनके लिए वैसे बहुत मसाइल कभी ना समझ पाएंगी। जिनके वैसे वाकई कद लंबे होते हैं उनके लिए काफी मसाइल होते हैं। काफी जगहों पे जब वो बस में या प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बेचारे पूरे नहीं आ रहे होते। नहीं, सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है? आप बहुत हंसेंगी। आप जब ट्रायल रूम में कपड़े पहनने के लिए जाए तो ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं, आप शर्ट कुछ चेंज। मैंने जब भी ट्रायल रूम में गया मैंने कहा भाई ऐसे इंसानों के लिए कुंडी नहीं लगाई हुई होती यार, लगाई होती है। वो इतना होता है ना, क्योंकि वो इतना होता है कि आधा दरवाजा नीचे से ऊपर से कुंडी लगी होती है, नीचे तो मैंने कहा यार ऐसे इंसानों के लिए भी ट्रायल रूम बनाया करें जिनका थोड़ा सा कद लंबा होता है। लेकिन आज हमने बात करनी थी, जो आपसे हमने बात करनी है वो दरगुजर की करनी है। हम बहुत जल्दी से कोई भी गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद हम फौरन कह देते हैं सॉरी और हम मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन हमें आज तक ये मतलब नहीं पता चला। बड़े लोगों ने जब मोहब्बत के ड्रामे लगते हैं, जब प्यार मोहब्बत के ड्रामे हम देखते हैं तो उसमें अक्सर ऐसे डायलॉग होते हैं कि तुम्हें पता भी है सॉरी का मतलब क्या होता है। सॉरी का मतलब होता है दरगुजर करना, लेकिन सॉरी का मतलब ये भी होता है कि आप जो कर रहे हैं वो आप दोबारा रिपीट ना करें, आप उसको दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वही चीज़ दोबारा रिपीट करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक छोटी सी आदत थी जो मैंने आजकल अपनी उस आदत को बदलने की कोशिश की है
कि मैं मजाक में झूठ बोल दिया करता था, एंड आई विल एग्री ऑन कैमरा कि मैं किसी को कहता मैं कि मैंने कहा यार तुम्हें पता उसने ये कर दिया। मैं इसकी नहीं आप इस तरह से नहीं बोलते हुमायूं, लेकिन मैं इसकी चश्मदीद मजाक में कुछ कि हमें हंसाने के लिए या हाँ। कुछ करने के लिए हुमायूं जो है वो अक्सर कह दिया करते थे। एक दफा हम लोग रमजान में अफ्तार कर रहे थे और हुमायूं ने, हम सारे बैठे हुए, किस्सा नहीं सुनाना था वैसे नहीं मैं सुनाना चाहती हूँ, हम सारे बैठे हुए और हुमायूं ने कहा कि मेरी असल में ना पहले एक शादी हुई थी और उनसे ना मेरा एक बच्चा है। तो अच्छा हम ना ये झूठ मेरे हर किसी से बोला हुआ है। और हम खा रहे और हम सबके ना निवाले इस तरह रुक गए, सारे बड़े अफसरदा कि अच्छा हाय हाय शादी नहीं चली, बेचारा बच्चा जो है वो अब कैसे। अब मतलब कुछ मोमेंट्स थे, कुछ सेकंड थे कि कोई कुछ भी नहीं बोला और सबने ना मतलब मायूसी में अब किस तरह कंडोलेंसेस करें इस बात पे भी। कंसोल किया था मुझे याद, तुमने कहा था कोई बात नहीं, बड़े लोग होते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं कोई बोल ही नहीं रहा था, सन्नाटा कमरे में, तो मैंने ना कहना शुरू किया, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए एक और अच्छा हमसफर जो है वो आपको देगा। एक बुरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप मूव ऑन कर जाओ और फिर अच्छाइयाँ हो आपके साथ। तो हुमायूं कहते मैं झूठ बोल रहा था। तो मैंने सोचा है कि आइंदा के बाद ऐसे मजाक में झूठी बोलूंगा, ये बड़ा गुनाह है। मुझे बड़ी डांट पड़ी बड़ी अम्मा से। उन्होंने मुझे कहा कि कहती है मुझे पता है कि तुम यू आर वेरी एक्साइटेड सोल, तुम्हें जिंदगी में चैन नहीं है, तुम कहीं बैठ नहीं सकते। कहती मुझे तो समझ नहीं आती तो मॉर्निंग शो 2 घंटे एक चेयर में बिठाते कैसे, बहुत मुश्किल से। मैंने कहा वहाँ में हिलता रहता हूँ, वहाँ में मैं हिलता रहता हूँ। पर आप ये याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ बदलने की अगर आप कोशिश करें तो वो आप काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। आप यकीन माने मैं अब इंटेंशनली कभी कुछ मजाक करने लगता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार नहीं करते क्योंकि ये झूठ है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जैसे सॉरी के बारे में आपको मैंने बात बताऊँ, अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास बड़ा दिल होता है माफ़ी मांगने वाला। हम अपनी ईगो में इतने बस चुके हैं, हम इतने मगरूर हो चुके हैं, हम अपने आप को इतना बड़ा समझने शुरू हो गए कि हम अपने वालिदैन से तक से माफ़ी नहीं मांगते। कल मैं एक ड्रामा देख रहा था और मुझे बड़ा दुख हुआ, शायद आप सबने वो कोई ड्रामा देखा हो, पर जब भी जो भी उसमें वो माफी मांगने के लिए आती लेकिन तब तक वो इंसान मर चुका होता है। हाँ मैंने भी देखा। और उसने बहुत माफियां मांगी, उसने कहा कि मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि हम लोग ना बचपन से सिखाते नहीं है सॉरी बोलना। अगर हम लोग कहें ना, जैसे मैं अपनी बहन के बच्चों को बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि आपने जो है ना सॉरी बोलना है, कि मेरे से कुछ गलती हो गई ना तो आप बोल दो कि नानू मेरे से गलती हो गई आई एम सॉरी, खाला मेरे से गलती हो गई आई एम सॉरी। लेकिन लोग जो है वो माइंड करना शुरू कर देते हैं कि आप बच्चों से इस तरह से टीज क्यों करें उनको। अगर बच्चों को ही आदत नहीं पड़ेगी ना कुछ गलत करके सॉरी बोलने पे, तो वो बड़े होने के बाद भी नहीं बोलेंगे। लोगों को ये लगता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाएगी और वो खुद ही से सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे ना तो वो नहीं सीखेगा। और अल्लाह ताला ने बेटों के बारे में, ख़ास तौर पर बेटों की जितनी भी माएँ हैं, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, ये एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है। अल्लाह ताला ने बेटों के बारे में कहा है कि वो नेमत है और बेटियों के बारे में कहा है कि वो रहमत है। और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर रहे हैं तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सोचें अपने बच्चों की परवरिश करते हुए। और प्यार सब करते हैं, सब पेरेंट्स करते हैं, लेकिन इतना ना बिगाड़ें कि वो बच्चा जो है ना वो आगे जाके किसी और की ज़िंदगी को ख़राब कर दे या कुछ इस तरह के मसले मिसाल हो जाए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्यारे से गेस्ट। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। आज जब हमारा टाइटल आ रहा था और हमारे चैनल का जो लोगो जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे हमने उसके साथ ट्विनिंग की हुई है, आपस में नहीं की हुई है ना। काफी ज्यादा। क्या कहते हैं स्कूल को? ऑर्चिड। अच्छा, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, वो कभी और हम आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ट्रेनिंग पे फोकस कर लेते हैं हम। तो जी जब भी हम किसी टॉपिक को डिसाइड करते हैं कि हमने इसके बारे में बात करनी है तो हमारा जो मकसद होता है वो सिर्फ ये होता है ताकि आप लोगों तक कोई ऐसी आगही पहुंच जाए, कोई ऐसा पॉइंट पहुंच जाए जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए आगे फ्यूचर में डिसाइड करने के लिए कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, आगे किस फील्ड में कितना स्कोप
है। अगर हम सिर्फ जर्नलिज्म की बात करें हुमायूं, तो इसके अंदर जो लोग बच्चे पढ़ के आते हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इतनी सारी फील्ड्स हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप होस्ट बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, वो तो ज़ाहिर सबको पता ही है। आप FM से मुंसलिक हो सकते हैं, आप तज्ज़ियाकार बन सकते हैं अगर आपको उस टॉपिक पे अबूर हासिल हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और बाकी जो अदर फील्ड्स हैं जो कैमरे के उस तरफ नज़र आती हैं, वो तो मेरे ख्याल से मैं नाम लेना शुरू करूँगी और शाम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा है। तो आप किसी भी चीज़ में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इस फील्ड का इंतखाब कर सकते हैं। और हलीमा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था मुझे इंटरव्यूज़ देखने का बहुत शौक है, और मुझे वो इंटरव्यूज़ देखने का शौक है जिसमें लोगों की स्ट्रगल होती है। क्योंकि यूजुअली हम किसी को टेलीविजन के उस पार देखते हैं, हम कहते हैं यार किस चीज़ का इल्ज़ाम, किस्मत माशाल्लाह इनकी, देखिए जी इनकी किस्मत है जी, इनको सिफारिश कर ली होगी। आज हमने उनको बुलाया जिनका मेरे साथ करियर की शुरुआत हुई थी। हम दोनों ने तकरीबन साथ कदम रखा था। और सीनियर था मैं थोड़ा सा सीनियर, हल्का सा सीनियर। मैं सीनियर नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने रेडियो बहुत करियर में मैंने भी रेडियो बहुत अच्छा किया है, तो सीनियर जूनियर की बात उसमें नहीं थी। क्योंकि हम दोनों इतने लकी थे कि हमने एक ऐसे चैनल के साथ शुरुआत की है जो कि माँ है सब चैनलों की, वो स्टेट चैनल है। और ना कि सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है। आज हम दोनों जहाँ बैठे हुए हैं, हम तीनों जहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़े पापड़ बेल कर हम यहाँ पहुंचे। कभी भी नहीं होता कि आप नॉक करें और दरवाजा खोलो कि ओहो आप कहाँ थे। अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका इंतजार कर रही हो। yes, बिल्कुल exactly. तो हम हमेशा बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्ट्रगल के बारे में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना। अगर आप चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब जो मंजिल आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो अचीव कर चुके हैं। उसी तरह की एक शख्सियत से जी आपको मिलवा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ों में जर्नलिज्म में अपना नाम पैदा कर चुकी हैं, FM के साथ मुंसलिक रह चुकी हैं, जैसा हुमायूं ने बताया स्टेट चैनल के साथ मुंसलिक रह चुकी हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल हवाले से हम इनको जानते हैं और बड़ा एक अपना स्टांस रखती हैं और उस पर डट जाती हैं जब बात कर रही होती हैं। अक्सर हम इनको अपने पड़ोसी ममालिक के चैनल्स पे भी पाकिस्तान का नज़रिया पेश करते हुए देखते हैं, और वो उनके जो क्लिप्स होते हैं बड़े वायरल होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत पसंद किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एंड गुड टू सी यू ऑल एंड दिस सेट इज फुल ऑफ सो एनर्जी, यू नो। मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो आई फील दैट पॉजिटिविटी, और यू पीपल आर डूइंग सो ग्रेट। थैंक यू सो मच। कमिंग दिस फ्रॉम यू इज समथिंग वेरी ग्रेट। बिल्कुल। और दूसरी बात है ना, आपकी माशाल्लाह, ये आपको कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपकी उर्दू इतनी खूबसूरत है कि हमने शुरुआत वहाँ से की, तो हम चाहेंगे आप सिर्फ उर्दू में बात करें ताकि मैस मीडिया पर समझ जाए इंशाल्लाह ज़रूर। इससे पहले हलीमा आपसे पहला सवाल करें। मैं आपसे पहला सवाल बात याद कराता हूँ। हमें बड़ा मजा आया। टॉस कर लेते हैं आपस में। नहीं, हम टॉस नहीं करते, हम बड़ा इस मामले में बड़ी तसल्ली है हम दोनों को, है ना। मजे की बात ये कि हम दोनों ने साथ कदम उठाया, साथ शुरुआत की, और अच्छी बात ये कि हमारे उस्तादों के भी उस्तादों ने हमें सिखाया। जावेद अली साहब, ऐसा हो नहीं सकता हम उनका नाम ना लें, आज ये बात हो। साथ बैठ के हमने सीखा। आज बहुत अरसे बाद हुमायूं से मेरी मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। और आज हम ऐसे कभी नहीं बैठे, हम साथ ही बैठे खबरें पढ़ने के लिए। हमेशा साथ बैठे हैं ना, और मैंने बहुत सारे बुलेटिन बहुत ज़्यादा मुझे याद है। हम भी स्टार्टेड आवर करियर, तो हम ना वो एक अर्ली मॉर्निंग बुलेटिन होते थे 6, 7, 8 बजे के, स्टेट चैनल की बात करिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन के साथ मैं तो आती थी कि ये कैसे कर पाएंगे, तो वो टाइम याद आ गया, बुरा टाइम अच्छा टाइम। अच्छा, मेरा तो बहुत खूबसूरत वक्त था हलीमा, और मज़े की बात ये थी कि वो उन लोगों के सराउंड में हमने सीखा, और सीखने की तलब भी थी ना। हमने कभी नहीं कहा, और हम लिटरली तकरीबन 9-10 बजे बैठते थे और शाम के 5-6 बजे होते, कुछ खाया भी नहीं होता। और वो डिक्शनरी, ये जो जावेद अली साहब की आप बात कर रहे हैं, सो काइंड के हम घंटे भी उनके साथ बिता लें, हम बैठ जाते थे, ये पूछ लें वो पूछ लें। हमें लगता था हमारी उर्दू इज सो परफेक्ट, वी कैन स्पीक इट, फ्लुएंसी है, लेकिन वहाँ बैठ के इतनी फील होता था कि ये फौज नहीं, ये फौज है, ये और नहीं, ये और है, ये यकम नहीं, ये यकुम है, एंड सो मेनी। ये जेहलम नहीं, ये जेहलुम है, और ये जेहलम पे निकाला जेहलुम है। ये तो कुछ चीजें तो ऐसी हो गई है ना जो अब गलतुल आम हैं, मतलब उनको अगर आप सही प्रोनाउंस करना शुरू करते हैं तो लोग आपकी तरफ अजीब तरह से मुड़ के देखते हैं कि ये क्या। और मैं हलीमा, मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती हूँ। असल में डेफिनेशन जर्नलिज्म की उसको साइड पे रखते हुए, लोगों की एक्सेप्टेंस को साइड पे रखते हुए, अभी जो हमारा मीडिया है ना, वो कन्वेंशनल मीडिया से अलग है। तो मेरे ख्याल में अब ये भी नहीं होना चाहिए, इट्स गुड व्हेन यू हैव लर्न समथिंग कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए। और अब बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अक्सर चीज़ें गलत भी बोल रहे होंगे प्रोनाउंसिएशन वाइज,
और आप कुछ तनकीद भी कर रहे होंगे उनसे, लेकिन एट द सेम टाइम लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो ये लोगों की एक्सेप्टेंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो चीज़ें चेंज होती हैं एंड इट्स ओके। मेरे ख्याल में अगर किसी की उर्दू बहुत अच्छी है तो उसको उसके मार्क्स मिलने चाहिए, अगर अच्छी नहीं है बट लोग पसंद कर रहे हैं तो भी इट्स गुड। अच्छा है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब मुख्तलिफ हो गई हैं। जिस तरह से हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बहुत सारे लोग वो तालीम हासिल करके नहीं आ रहे हैं जो जर्नलिज्म में आने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनके जो शोज़ हैं वो इतने ज़्यादा देखे जा रहे हैं और बहुत अच्छे शोज़ हैं, बहुत लेवल के शोज़ हैं। अगर मैं नाम लूँ शाहज़ेब खानज़ादा का, तो मेरे ख्याल से जो शो इस वक्त वो कर रहे हैं, मैं कोई भी इस इंडस्ट्री में, इस मीडिया के उसमें नहीं कर रहा। जितना कंटेंट उनका बिल्कुल मुख्तलिफ है तो हम उसमें बात नहीं कर सकते, लेकिन बात है कि दुरुस्त है कि उन्होंने बहुत जल्दी भी तरक्की हासिल की और वो बहुत काम करते हैं अपने कंटेंट पे। आप यकीन करें कि अगर आप उनका प्रोग्राम देखना शुरू करें तो वो अगर गेस्ट नहीं मिल रहा होगा ना, जैसा हमें पता है कि लाइव गेस्ट मिलना कभी मुश्किल हो जाता है, कभी लोग कॉल नहीं उठाते, स्काइप नहीं ऑन हो रहा होता, वो 15-15, 20-20 मिनट के आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, टीम वर्क। आप ये सही कह रही हो कि आप उसको सुनना, इंटरेस्ट डेवलप होता है आपका। हरीमा, ये क्या मेरी इतनी जो बातें की हैं सारे, इनके साथ मेरे कोई 1000 किस्से जुड़े और मैं सारे शेयर करना चाहती हूँ। जरूर। जहाँ तक बात रही ना कि जर्नलिज्म की डिग्री के हवाले से सब चीज़ें, पहले तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल लोगों को कहती होती हूँ। मेरी जो डिग्री है, बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन की, वो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट्री है। मेरा जो एमफिल है वो GIS में, आई एम GIS स्पेशलिस्ट। और मैं मैस कॉम की डिग्री किए बगैर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टडीज एंड रिमोट सेंसिंग, हम सुनते हैं जो GPS है, सैटेलाइट सिस्टम, मैपिंग करना, कौन से एरिया में फ्लड आ रहा है, नहीं आ रहा, हर फील्ड से रिलेटेड, क्रिमिनोलॉजी, हमें NDMA के मैसेजेस वगैरह भी आ सकते हैं उससे रिलेटेड। तो वन ऑफ द फील्ड ये उसकी, तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो GIS में है, मैं पढ़ाती भी वही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर गौरतलब बात ये है, गौरतलब बात कि मैं 9 साल से पिछले मैं मीडिया कर रही हूँ। नोबडी गेट टू नो अबाउट इट कि मेरी डिग्री कौन सी है, कभी किसी ने पूछा नहीं। एंड इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट योर कंटेंट। आप वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, आप लोगों को सवाल का मौका ही नहीं फराहम कर रहे, तो कोई क्या पूछेगा आपको, कैसे डाउट करेगा कि इसकी डिग्री कौन सी है। अब चूंकि सबको पता चल गया, आई डोंट हैव एनी फियर, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग आई ओन इट। और इसमें कोई, मैं बताने में भी हर्ज नहीं समझती, ये डिग्री है, क्वालिफिकेशन है आपकी। अच्छा, लोगों में सबसे बड़ा और दूसरा किस्सा ये है, लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स कॉम कर लिया, जर्नलिज्म की डिग्री कर ली, IR से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री कर ली है तो अब हम फौरन स्क्रीन पे बैठ जाएं। जैसे हुमायूं ने कहा ना, इट्स लॉन्ग एफर्ट। मतलब मुझे पता है कि अब मैंने ये तो बता दिया कि मैंने डिग्री कौन सी की है। मैंने आई स्टार्टेड विद रीजनल बुलेटिन, गोजरी लैंग्वेज के मैं बुलेटिन्स पढ़ती थी PTV में। और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, कुछ 4-5 महीने पढ़े। आती मुझे वो लैंग्वेज नहीं है, लेकिन चूंकि उस टाइम लर्निंग फेज़ होता है, आप स्टूडेंट होते हो तो आप कुछ भी अडॉप्ट कर रहे होते हो चीज़ें। तो मैंने रीजनल बुलेटिन पढ़ना शुरू किया। उसके लिए मैं 1 घंटा पहले आती थी, वो 5 मिनट का बुलेटिन होता था, और मैं 1 घंटा पहले इसलिए आती थी कि मैं उसको मेमोराइज कर सकूं, कि मुझे ये भी रिलाई ना करना पड़े कि स्क्रीन गायब भी हो जाए तो मुझे आता है, क्योंकि हम पैडल से ऑपरेट करते थे, अब तो लैपटॉप से करते हैं। अब थिंग्स हैव बीन एडवांस, चीजें जो है वो ऊपर नीचे अक्सर हो जाया करती हैं जब आप इस तरह से करें। हमारे अंगूठा जो है ना, उससे आप दोबारा वापस कर लेते थे, याद है? अंगूठे से आप वापस कर लेते थे। एक वो छोटा बटन होता है ना, वैसे आप पूरे पैर से करते थे पैडल। और ये बड़े लोग जो एंकर, जिनको पता है, अक्सर लोग का सवाल होता है, यार तुम लोग खबरें याद करके सामने आते हो। हम बिल्कुल याद नहीं करते, सामने लिखे होते। तो वो ये होता है कि लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा स्क्रीन पे कहीं भी, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, यकीनन कुछ नहीं लिखा हुआ। तो पैडल करते होते थे, पैडल के बाद अगर वो खबर आगे निकल जाती थी तो रेड कलर का बटन होता था, जिसको हम अंगूठे से ना दोबारा वापस करते थे। अच्छा, ये ऑपरेट भी एक एंकर के पास होता था। अब अगर साथ वाला चाहे तो आपको बचा ले, साथ वाला चाहे तो आपको फंसा दे। और अगर साथ वाला सीनियर एंकर हो तो फंसा भी। मेरे साथ हुआ ऐसा बहुत दफा। लेकिन ये वो बातें हैं जो हम करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन के थ्रू, ताकि लोगों को पता लगे कि ये पीस ऑफ केक नहीं है। जो आपको लगता है कि ये पीस ऑफ केक है, ये पीस ऑफ केक नहीं है। इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे आप कह रही हैं, लैंग्वेज भी नहीं आती थी और वो आप याद करके होना था ना, फौरन से उर्दू में नहीं शिफ्ट हो सकती थी। तो रीजनल बुलेटिन पढ़ा, देयर वाज अ नीड ऑफ फ्यू एंकर्स, कुछ मसाइल थे। मैंने कहा ठीक है, आप करेंगी। वो जावेद साहब के पास ट्यूशन ली ना। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ भाई, कितनी जुबान को मैंने ताले लगाए हुए। अब ही इज क्रिएटिंग सम, यू नो, क्रिस्पी कंटेंट आउट ऑफ इट। बड़े मजे की बात बताऊं, अच्छी तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है। मैंने आपसे तुम का सफर जल्दी तय इसलिए कर लिया कि हिना से बहुत पुराना रिश्ता है।
अच्छी बात ये थी हलीमा हिना की कि हिना को डायलेक्ट चेंज करना था फ्रॉम गोजरी टू, और हालांकि नहीं भी था लेकिन वो छाप थी। उनको पता था नहीं ये गोजरी का ये dialect बड़ा है। ये हुमायूं ने बिल्कुल राइटली, पता है यहाँ पर लोगों का अलमिया क्या है कि इफ़ समवन बिलोंग फ्रॉम वन स्पेसिफिक एरिया, वो कहते हैं कि इसका तो लहजा वैसा ही है, ये कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकती, एक्सेप्टेंस ही नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम था कि बेशक मेरा लहजा ना लग रहा हो, लेकिन क्योंकि मैंने छाप किया थी। है वो छाप की बात जो की, तो वो भी एक बड़ा एक शिफ्ट था, चेंज वाला ने बड़ा करम किया कि वो बड़ा जल्दी मैंने कवर किया। हिना, या मेरा फिर तो लोगों का मजेदार सा सवाल है तुम्हारे से, मुझे बताओ न्यूज़ एंकरिंग खबरें जब पढ़ते हैं कभी कोई भंड मारा? कि मैंने तो बड़े मारे हैं। मैंने तो बहुत मारे। आई एम नॉट ए गुड न्यूज़ कास्टर एट ऑल एंड आई कांट बी। अच्छा, और ये मुझे उसकी पढ़ते हुए भी रीजन क्या realize- है? उसकी क्या रीजन? उसकी रीजन ये है कि सच्ची बताऊंगा, बिल्कुल झूठ बोल रही है एक हिना, ये सच बात reason- नहीं आज पे मानता। सारी बातें हमने सच्ची करनी है क्योंकि जितने भी मैस मीडिया एक हमें सच देख रहा है वो कहानी, ये एक सोच झूठ। क्या है सारी चीजें। नहीं हुमायूं, आई एम गोना शेयर विद यू। मैं बड़े हिना, बहुत मैं जब अच्छी भी शोज में anchor है आप। जाती हूँ, मैं जब शोज में जाती हूँ, न्यूज़ एंकरिंग वही न्यूज़ ही कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है, वो बांध नहीं रही है, वो नहीं बहुत मैं अच्छी बताती खबरें हूँ, पढ़ती हैं। मैं जाती हूँ किसी भी शो में ना, तो मैं सच से जो है ना वो चीज़ें सच बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होते हैं, यू शुड नॉट एक्ट, हाँ। आप उनको रियलिटी बताएं। मेरे साथ हलीमा हुआ ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर तो चीज़ें फेवरेबल नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे और मैं ऑल टाइम प्रेशर में रहती थी, वेरी ऑनेस्ट। उस ऑल टाइम प्रेशर में कि सब अच्छा करना है और सब गलतियाँ कम करनी है, और सबको गलत प्रूफ भी करना है जो ये नेगेटिविटी प्रेशर इतना ज़्यादा था ना कि जब मैंने न्यूज़ कास्टर के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया तो शायद मैं बहुत अच्छी बन सकती थी न्यूज़ कास्टर, खबरें पढ़ना देखकर, लेकिन मेरे जहन में ना एक डर बैठ गया। वो डर के साथ मैंने बहुत सीखा, चीज़ें बहुत इम्प्रूव की, लेकिन कोई 2 या हार्डली 3 साल बाद जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया सेम चैनल से, करंट अफेयर का प्रोग्राम, आउटडोर प्रोग्राम पहला किया ना, तो शायद मैं आउटडोर प्रोग्राम में उस नेगेटिविटी से या उस एक प्रेशर ऑरा से निकली तो मैंने और अच्छा परफॉर्म किया। तो मैंने ये सोच लिया, अब मैं बता रही हूँ, तो मुझे ये लगा शायद कि इन स्टूडियो आई एम नॉट गुड लाइक अ न्यूज़ कास्टर, बट इन स्टूडियो आई एम गुड एज एन होस्ट, एज एन Program एंकर। तो ये चीज़ें कि आप जब, और ये भी एक चीज़ है, हर कोई आप कह लें कि अच्छी खबरें पढ़ सकता है, देख के पढ़ना, ये भी एक कैटेगरी। कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग ने अपना नाम बनाया, याद रखे जाते हैं, बड़े चैनल्स के नाम आप ले लें, मेल फीमेल कलीग्स हमारी। कुछ लोग प्रोग्राम एंकर अच्छा करते हैं। तो ये मैंने शिफ्ट भी बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया, बीइंग अ न्यूज़ कास्टर, फिर प्रोग्राम एंकर के तौर पे आउटडोर प्रोग्राम मैंने कोई 1000 से ऊपर किए होंगे। मतलब मैं कहती हूँ बहुत हम्बल होके, मुझसे अच्छा आउटडोर प्रोग्राम कोई नहीं पर न्यूज़ फिर एंकर में analyst तक। भंड बताए ना कोई, जिस तरह मैंने तो बहुत भंड मारे हैं, मैं तो मुझे तो अपने याद भी हैं, भंड मतलब आप कोई- मार लेते। और एक बात मजे की बात ये कि अभी भी बहुत सारे एंकर्स मारते हैं, मैं और हिना पकड़ लेंगे, आप भी पकड़ लेंगी, क्योंकि हम इस स्टूडियो में हैं, लेकिन आम लोग नहीं पकड़ आम सकते। लोग नहीं पकड़ सकते। आप बताएं, आपको कोई भंड मुझे अच्छा, तो याद मैं अपना भंड, मुझे मेरा भी याद है बस याद करने की कोशिश मुझे नहीं। याद नहीं तुम्हारा। अच्छा नहीं, मैं ऐसा होता था कि मेरे गलतियाँ मुझसे हो जाती थी, वो बहुत इस तरह को कि भंड मुझे याद नहीं। हाँ, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि 6 बजे का हमारा बुलेटिन था, एंकर नहीं आई, 6 बजे तक ड्यूटी थी, मैं 5 बजे मेकअप रूम में बैठ गई तैयार होने के लिए सुबह, और 6 बजे का बुलेटिन किसी और ने करना सलमा था। का होता था यूजुअली। हाँ, तो 6 बजे का बुलेटिन किसी और ने करना था, लेकिन मुझे नहीं बताया गया या क्या मसला हुआ कि भाई ये बुलेटिन आपने करना है। मैं अच्छा। 5 बजे आई तो आराम से वो जो हम नहीं अंगड़ाइयाँ लेते हाँ, हुए, ठीक आंखें है, मलते अभी हुए कि करेंगे, आंखें अभी छोटी कर लग रही रहे हैं, हैं, हाँ। स्वेलिंग हुई हुई है, इस तरह के मसाइल के साथ हम मेकअप करे होते हैं। तो मैंने सिर्फ अभी पूरी बेस लगाई थी, ठीक है और ना 6 बज खबर आ गए, गई कि नहीं, 6 बज 6 गए, बज गए। 6 बज 6 बज गए, गए। ओके, अब 6 बज गए, अब कोई ऑप्शन ही नहीं, यू हैव टू गो लाइव, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो सबसे बड़ा भंड में मुझे जो याद आता है ना, वो ये था कि मैं उस सपाट चेहरे के साथ मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई, और वो लिपस्टिक में मैंने कोई रेड पकड़ ली, पिंक, जो भी हमारे मेकअप रूम में सामने पड़ी हुई थी, और मैंने बाल भी नहीं बने हुए थे, ऐसे ही आगे रखे और मैं बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, 6 बजे की खबरों के साथ मैं हूँ हिना चौधरी। इतनी शर्मिंदगी यार, मुझे, किस तरह? आप लेकिन screen चलो पर है। बंदा ये सोच सकता है कि हिना ने सुबह बड़ा सुबह filter सुबह करके अच्छा 6 वाला भंड बजे, होता है। हाँ, सुबह 6 बजे कम नहीं, से मेरा कम लोग इस maximum- वक्त देख रहे ये मैंने होंगे। मैक्सिमम, बाकी ये कि गलतियाँ की होंगी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ मुझे शुरू में भी पता चल गई थी कि जहाँ पर भी आप फंसो ना, ये मैं वो बच्चे जो भी अपना करियर स्टार्ट करे और न्यूज़ कास्टर बन चुके हैं या बनना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता नहीं किसने कहा या अब मुझे याद नहीं है कि हिना जब भी ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा आपने निकल जाना है आपने रुकना नहीं। रुकना नहीं है, प्लस बहुत, और ये तो है ना, छोटी सी गलती हो जाए तो हमें निकलना नहीं है, हाँ। मैडम निकल जाएं, और बड़ी गलती हो जाए तो फौरन ब्रेक अनाउंस करें,
लेट देम हैंडल द कंट्रोल रूम जो हमारे बैक में सब मैनेज करे होते हैं, आप बस चुप हो जाएं, अपनी गलती मेरा जो भंड था, जो मैंने हलीमा एक भंड मारा, वो सबसे छोटा भंड मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े भंड तो बहुत थे। सबसे छोटा भंड ये था कि हम लोग ईद थी और ईद की खबरें चल रही थी, हम खुशी खबरें दे रहे थे, तो मैंने कहा अगली खबर भी जो है वो यकीनन ईद की खबर होगी। तो मैं नाज़रीन आपको एक और खुशी खबर से आगाह करें, न्यूयॉर्क में 4 अफराद खाई में जा गिरे हैं। और मैंने कहा ओहो ये तो खुशी खबर नहीं है, और मैंने वो खबर पूरी खुद सुना दी। तो फिर मुझे जब खबर खत्म हुई कहते काफ़ी खुशी की खबर थी। तो ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ। चले न्यूयॉर्क में गिरे थे, हो सकता है बच भी जाए, अब क्या पता बच गए थे ये मुझे नहीं पता। बट ये है कि दिस वाज सो एक्सट्रीम। और एक और सुना देता हूँ बड़े मजे का, सबसे मजे का। किससे चल ही पड़े हैं तो सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किस पॉलिटिशियन के बारे में मैंने कहा था, रात 12 बजे का था, और मैं हिना को पता है कि ब्रेकिंग में मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ बता दिया करता, एग्जैजरेट में बहुत अच्छा कर लेता था। ऑल नीडेड इन ब्रेकिंग न्यूज़, ऑल नीड। हाँ, तो मैं ब्रेकिंग में किया और मैंने कहा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उन पे फूल चढ़ा रहे हैं, उन पे फूल फेंके जा रहे थे, और मैंने कहा फूल चढ़ा रहे हैं, और जब मैंने चढ़ाने का कहते फूल चढ़ाते नहीं है फूल फेंकते हैं, और वो मैंने चढ़ाना कह दिया। मैंने कहा देख सकते हैं कि आप जैसे उन पे फूल लोग चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा तो नहीं रहे थे, वो तो फेंक रहे थे। तो ऐसे बड़ी चीजें हम हलीमा सोच रही है ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। नहीं मेरे साथ हुए हैं भंड, लेकिन इतने ऐसे नहीं हुए कि ऐसे वाले मेरे साथ ऐसे वाले नहीं हुए मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह मियां ने इज्जत रखी हुई है, अभी तक कायम ही रहे। क्योंकि अगर भंड हो जाए ना तो हमारे जो सीखने का अमल है ना, ये प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक इस किस्म की चीख चिंगाड़। अच्छा मैं ये कहती हूँ उसके बाद तो मैं कांपने लग जाऊंगी यहाँ पे। ये भी बड़ा ही उनका हौसला, और हमारा भी बहुत ही हौसला है ये कि हम अपनी जो टीम बैक पे काम कर रही होती है, अगर हम कुछ भी करते हैं, देखो वी आर ऑन स्क्रीन, वी आर द प्रोडक्ट, लोग हमें देख रहे हैं, उनको नहीं पता इनके कान में क्या बताया जा रहा है ना। और आप कुछ गलत भी बोलते हैं ना, ये मेरी एक शिकायत और छोटी सी एक सीख भी है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जब एंकर आपका चेहरा है ना, वो जब तक वो स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगेगा, सेटिस्फैक्ट्री उसका चेहरा नहीं रहेगा, तो पीछे आपने चाहे करोड़ों का सेट लगाया हो, आपने बहुत मेहनत की हो, कोई 100 लोगों की आपकी बैक टीम हो, इट विल नॉट वर्क। आप अपने एंकर को एट ईज रखें। गलतियाँ होती हैं, हाँ बहुत सारी गलतियाँ काबिल कबूल भी नहीं होती, लेकिन ये जो है ना, इसको थोड़ा सा क्योंकि मैंने 3 बार ऐसे किया था कि मैंने ये निकाल दिया था। मैं फीफा वर्ल्ड कप कर रही थी और 2 गोल हुए 3 गोल हुए, अब वो आपका वर्ल्ड कप कवर कर रही थी मैं, और उसमें मुझे अपडेट भी ठीक तरीके से ना आए, और कंट्रोल रूम में बहुत ज़्यादा माइक्स हैं, और वो जनाब एक से आवाज़ आ रही है, 2 की, 1 से 3 की, आप पूछ भी नहीं सकते यू आर लाइव कि भाई कौन सा वाला ठीक है। तो ये कभी उनको भी पता नहीं चलता, वो भी हसल में होते हैं ना। यहाँ पे मैं ये भी मैं निकाल देती थी। बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे, जरूरी नहीं है कि सब लोग स्क्रीन पे ही आना चाहिए। हाँ, ये कुछ लोग जो है वो पीछे बैक कैमरा रह के नहीं, मैं कहती हूँ एक दफा आके स्क्रीन पे आके शौक पूरा करके जाए, क्योंकि ये शौक खत्म नहीं होता। जो हमारे पीसीआर में लोग होते हैं वो मुझे लगता है कि हमसे शायद ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। हम यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के सामने बैठते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये भी देखना है कि एमसीआर से कॉल आ रही है ब्रेक की, उन्होंने ये भी देखना है कि हर चीज़ परफेक्ट है, उन्होंने ये भी देखना है कि हम सही हैं, हम खुश हैं, हमारे पास चाय पहुँची हुई है। अब हमारे पास अगर चाय नहीं होगी ना तो हम कहेंगे कि हसैन भाई चाय भिजवा दें, अभी तक नहीं आई। कौन सी है जो स्क्रीन पे जा रही है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मैं जितने कैमरास, जितनी पूरी टीम जो कवर करी होती है ना, हम एक जगह बैठे हैं, दिल रोटेट देयर कैमरा हियर एंड देयर, वो हमारे साइड पोज हम कहते हैं ना, वो हमारा हमें खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत प्रोग्राम के बाद हमारी सेल्फियों और पिक्चर्स के मुश्किल काम उन लोग के लिए ये होता है कि देखिए वो बाकी तो टेलीविजन पे लोग लगाते हैं और हमें बर्दाश्त करते हैं, ये बेचारे तो वैसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं देर से, सामने कोई दाएं बाएं सब बैठे होते कहते हैं। एक और चीज है ना, जो आपने अपनी स्ट्रगल के बारे में थोड़ी बात की, जब आप नेगेटिविटी की बात करी थी, वो भी मैं चाहूँगी कि आप उसको केटर करें
कि बहुत सारे इन्वायरमेंट आपके लिए बड़े मुश्किल होते हैं, कभी कभी उनमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके अंदर रहना, लेकिन रहना भी जाहिर है आपने है, मजबूरी है आपकी, आप छोड़ के तो नहीं जा सकते। प्रेशर में सीखते हो ना, आप रिलैक्स आप गिव अप भी नहीं कर सकते ना कि मैं नहीं कर सकता नेक्स्ट डे। फिर भी लड़कियों के पास मुझे लगता है ये ऑप्शन भी होता है, वो कहती हैं कि हमने नहीं आना कल से, लड़कों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है, उन्होंने आना है क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाना है, जब तक उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, वो चीज़ भी है। तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि नेगेटिविटी में रह के काम करना और अपने आप को मनवाना ये भी हर बंदे के बस की बात ये बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कॉप अप करना पड़ता है और आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं और आपने उसके साथ कैसे कॉप अप करना है। अच्छा, जहाँ तक मैं अपनी बात करी थी उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए, जब ये चीज़ें थी सारी उसी के अंदर, उस प्रेशर के अंदर ही ना, आप कभी एग्ज़ाम होता है ना, तो वो जो हम लास्ट आवर में पढ़े होते हैं चीज़ें, वो ही हमें याद रहती हैं और उसी के ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं। ये स्टूडेंट का एक नेचर होता है। तो मेरे ख्याल में देखिए, आप घर में भी है ना, तो 4 बच्चे हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। तो कोई रिश्तेदारों का ज़्यादा लाडला है, कोई घर वालों का, माँ बाप का ज़्यादा लाडला है, वैसे तो तमाम बच्चे बराबर हैं, लेकिन फिर भी हर एक के दिमाग, स्किल, हर चीज़ अलग है। तो अगर आप इस सोच में पड़ जाते हैं ना, मेरे ख्याल में कि हर जगह प्रोफेशनली तो प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट भी होता है, आपको लोग वेलकम भी नहीं करते हर जगह। आपने अपनी जगह बनानी है, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने अपनी जगह खुद बनानी है। पहले आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, आप खुद एतमादी होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना है और आपको क्या करना था, और कोई आपको नहीं रोक सकता। हलीमा, आई एम टेलिंग यू, मैं ये क्यों बताया, माई डिग्री, माई करियर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, और बहुत मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। अभी मैं ये नहीं कह रही मैंने सब अचीव कर लिया, कुछ भी नहीं, लेकिन मेहनत, जो कंटिन्यूस एफर्ट है ना, वो आपने नहीं छोड़नी किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। खूबसूरत एक जुमला बोला है ना आपने, कहा लोगों को आपको मानना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज अगर आप करते रहेंगे तो इवेंचुअली लोग अगर ना भी चाहे ना तो वो मान जाते हैं। मैं चाहता हूँ है ना, आप ये बात ज़रूर करें। मैं आज हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते कंट्रोल रूम में, ये मैं हर स्टूडेंट से भी सुनता हूँ। हमारा ये इरादा है कि जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो, एक सीट रेडी हो और उसमें कहे जी आप कहाँ थे, ग्रेजुएट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीट आपके लिए थी, आपने ही तो, आप 9 बजे का जो बुलेटिन है वो आपने ही करना था, आप किधर। क्या हकीकत में ऐसे होता है? नहीं, एक प्रोसेस है जिससे हर किसी को गुजर कर आना पड़ता है। बिल्कुल, आप इस बात को मुत्तफिक? मैं एग्री करती हूँ। और अगर ऐसा हो हुमायूं कि आपको जल्दी कुछ लोगों को ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शन मिल गई, तो उनको क्या कह दिया जाता है? सिफारशी। मेरिटोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में। ओ भाई, क्या है मसला? कोई जॉब मिल जाए जल्दी तो मसला, ना मिले तो रोना रोना मसला। बिल्कुल। मैंने अपना जब जॉब स्टार्ट किया, मैं अपने BS के 4थे सेमेस्टर में थी, मैं डिग्री कोई और करी थी, मैं इंटर्नशिप के लिए एक मैंने राउंड लगाया और मैं रीजनल बुलेटिन पढ़ना शुरू हो गई। दैट वाज बाय लक, बट यू नो मैं क्या पे मैंने क्या ली अपने 4-5 महीने तक, कोई पुरानी बात नहीं, 2015-16 की ना बताना, सब राज खुल जाए, हमारे भी खुल जाए, कोई बात नहीं, हुमायूं की नहीं, वो मेरी पे है 5,000 रुपये। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करते हुए मुझे नौकरी मिल गई और मैं बहुत अच्छा कमा रही थी, और 2010 की बात भी नहीं है, ये 2016 की बात कर रही हूँ मैं, 5,000 रुपये महीने के। लेकिन मैंने तो गुजारा किया, मैंने सब्र शुक्र किया, क्योंकि मुझे वो काम करना था। अच्छा, मैंने मीडिया को ऑप्ट किया था बाय चांस, एंड नाउ इट्स बाय चॉइस एंड बाय पैशन आई एम हियर। और जब इंडिया के नैरेटिव की आपने बात की, तो मैं ना लोगों को देखती होती थी। हुमायूं, मैंने ना ज़िंदगी में, मैं इतना शुक्र करती हूँ अल्लाह का, इतना शुक्र करती हूँ, मैं रास्ते में उठते बैठते कहीं भी जाऊँ, मैं इतना शुक्र करती हूँ। मैं मेहनत किए जा रही थी, मैंने कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं की थी, मैंने कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं की थी, बस मैं ख्वाहिश रहती थी, छोटी छोटी ख्वाहिशात। समीना वकार प्रोग्राम करती थी, तो मैं अपने 9 बजे के रात के बुलेटिन के लिए मेरा एक चंक होता था स्पोर्ट्स का 3-4 मिनट का, कभी बारी आती थी कभी नहीं आती थी। तो मुझे याद है मैंने समीना वकार को कहा कि मैडम काश मैं भी आपके प्रोग्राम में गेस्ट आऊँ, और बड़ी शिद्दत से मैंने ख्वाहिश की। हंसते मुस्कुराते हुए मैडम ने टाल दिया, कुछ भी है। आज मैं जिस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट जाती हूँ तो मुझे वो ख्वाहिश याद आती है कि मैंने ये ख्वाहिश की, मेहनत जारी रखी और ये मिला। मैं देखती थी बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ से इंडियन मीडिया में बैठे होते हैं, तो मैं कहती थी ये कैसे कर लेते हैं, ये कितना पढ़ते होंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, आवाज़ इतनी ऊंची करनी पड़ती है। और आवाज़ का किस्सा भी सुनाती हूँ। जब मैं पहली दफ़ा बैठी, चीखना पड़ता है। हाँ, जब मैं पहली दफ़ा बैठी तो आप ही कहना शुरू, तो यार 4-5 से तो मैं भी बेहतर हूँ। मतलब ये इट्स इनसाइड यू द फियर कि आप कर नहीं सकते,
द फियर कि आप कैसे करोगे। है ना, आपने मेरे वो दिमाग के वो चीज़ें खोल दी कि मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया हमने कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ मैं यही कहती हूँ कि मैं बहुत गौर करती हूँ उस सफ़र पे कि रीजनल बुलेटिन, स्पोर्ट्स बुलेटिन, मुझे कहना शुरू किए थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, चलो रीजनल की बात, वो हमारी मैडम थी एक डायरेक्टर शाजिया सिकंदर, आई डोंट नो यू रिमेंबर हर। आई डू। बहुत सारे लोग आपको करियर में, लेकिन जहाँ पर नेगेटिविटी है ना, हलीमा आप कह रही थी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको आगे भी लेकर आएंगे। हाँ। ये अच्छा और बुरा ना साथ साथ रहता है। मुझे किसी सियाने ने एक बात कही थी, एक जर्नलिस्ट ने हमारे, मैं रोती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि ना दुनिया ना अच्छे लोगों की वजह से कायम है, ये बैलेंस है। लेकिन क्या होता है कि लोगों की नज़रों में और बातों में और यादों में बुरे लोग रहते हैं, तो उनको लगता है दुनिया उनकी वजह से चल रही है, ये काम वो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया तो अच्छे लोगों की वजह से चल रही है, जिनका आप नाम ना भी ले तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि ये बुरा है और मैंने इसके साथ बात की। यहाँ पे अब नाम ज़रूर लेंगे, उसके बाद हम लेते हैं ब्रेक। अवैस भट्ट साहब का शायद आज हम पैदावार हैं तो अवैस भट्ट साहब का बड़ा हाथ था स्टेट चैनल पे, हमारे उस वक्त के वो डायरेक्टर हुआ करते, उन्होंने हमें मौका दिया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आई एम श्योर ही इज़ अलाइव, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत दे। बड़े खूबसूरत इंसान थे। ऐसे लोग आपको याद रहते हैं जो आपका हाथ पकड़ के थोड़ा सा आपको आगे तक लेके जाते हैं। आप भी वो इंसान बने अगर आपके पास अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है, और अगर वो मौका नहीं दिया तो कम से कम किसी के लिए दुआ कर दे। ख्याल रखिए अपना। वापस आए, हमारे साथ है ना चौधरी मौजूद है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हुमायूं जो है वो मेरे जूते देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और कोई किस्सा सुनाना शुरू हो गए थे महंगे जूतों का, जिससे वो वापस ही नहीं आ रहे थे। हम हालांकि ब्रेक से वापस आ चुके थे। अच्छा, आप लोगों को बता दें, नहीं किस्सा बताने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी होगी आपको बता के। किस्सा ये हुआ, वैसे मैं जूते लेने के लिए गया, मैंने कहा अपनी अम्मा के लिए जूते लेता हूँ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कितने का जूता है, तो कहते हैं 95 का। मैंने कहा यार ये वाला कर दे। मैंने कहा चलो कभी कभी अम्मा के लिए भी तो तोहफा लेता हूँ, खैर इतने तो खर्च कर दूंगा। जब मैं काउंटर पे गया तो उसने, मैंने कहा भाई ये तो कंप्यूटर पे 95,000 लिखा, कहते जी जूते भी इतने का ही है। मैंने कहा भाई वहीं रख दीजिएगा जहाँ से उठाया था, और बिल्कुल वैसे ही रखिएगा जैसे रखा था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इसको कोई वहाँ से उठा के लेकर जाएगा, वहीं नहीं। ऐसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो वो जूते लेते हैं, पहनते हैं, अच्छी बात है। उनमें से एक है गाइस। नहीं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। 95-100 का होता अगर तो मैं ले भी लेती, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। अल्लाह ताला करे कि उन लोगों को और ज़्यादा मिले जो पहन रहे हैं वो, हमें किसी से कोई, हाँ हमें भी मिले, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, पहले तो आप लोग हिना से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारी कॉल्स जो हैं वो खुल गई हैं, फ़ोन उठाएं और कुछ पूछें, और ये भी उनको बताएं कि आप लोग हमारा शो कितने शौक से देखते हैं, ताकि उनको पता लगे कि हम भी कोई छोटे मोटे एंकर्स नहीं लाइव कॉल का जिक्र किया, लाइव कॉल का जिक्र किया, और हुमायूं का फंड वाला सवाल ना रिलेट करते हुए मैं किसी शो में बैठी हुई थी, एक मॉर्निंग शो था, लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ, हम कोई औरत के हुकूक के ऊपर बात कर रहे थे। So controversial। चैनल का नाम ले, पोस्ट का नाम ले। हमें कंट्रोवर्सी चाहिए, हमें वायरल करना है। कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो गया ना, विमेन राइट्स पाकिस्तान में, फेमिनिस्ट और सब मूवमेंट के, विमेन राइट्स में बात से अलग है, और जो ये फेमिनिज्म को अटैच है वो अलग है। हाँ बिल्कुल, जो औरतों के हकूक के हवाले से बात करी, ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है। अच्छा, तो हुआ ये कि इसी तरह की कोई बात हो रही थी और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, भाई मुझे माफ़ करो, मेरा यही नज़रिया है, 100 लोग भी आके बैठेंगे तो मैंने यही बोलना है। नहीं आप एग्री करते तो इट्स योर प्रॉब्लम, यू कीप योर ओपिनियन एंड आई विल कीप माय ओपिनियन। ऑफ कोर्स। वो कॉल आ गई और वो मेरे ऊपर ना भाषण उन्होंने कहा कि जी ऐसे कैसे। मैंने अब वो कॉर्डियली, यू नो, व्हेन यू आर गेस्ट एट समवेयर, अपना शो है कुछ भी, तो आपको फिर सब बहुत अच्छा करना होता है। तो फिर मैंने माजरत भी कर ली। मैंने कहा चूंकि ये मेरी राय थी और आपकी राय भी है, तो आपकी राय को मैं ऊपर रखती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। आपका दिल दुखा, बड़े दिल का मुजाहरा किया, लेकिन आपकी राय बड़ी, आपकी सोच बड़ी। हमारे कॉलर्स जो है ना वो बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। इंशाल्लाह आपको कभी हमारे कॉलर से कोई शिकायत नहीं होगी। अब तो पहले कॉलर से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। रेगुलर कॉलर है जी हमारे याहिया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया।
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी मेहमान को सलाम करना चाहूंगा वालेकुम हिना को आज पहले, वालेकुम सलाम। क्योंकि माशाल्लाह बड़ी एक्टिव, बड़ी मतलब उनका पैशन नजर आता है, मुझे अच्छा लगा। और बात ये है कि जो आपकी ड्रेसिंग है ना बड़ी प्यारी है आज, और ये जो लड़का बैठा हुआ है ना ये सफेद पैंट में तो बहुत ही अच्छा लव यू, बहुत कटिंग करा के अच्छे लग रहे हैं ना। हमने हुमायूं से दरखास्त की है कि आइंदा कभी बाल बढ़ाने के बारे में मत सोचिएगा। बिलीव करें, मैंने सिर्फ एक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने इनसे कहता कि अपने बाल शॉर्ट कराएं, लेकिन बस है कि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था बात बस करना, देखिए तो आपने आपकी मेरी दिल की मुश्किल बात कर मैंने दी। सुन ली। और याया भाई आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि यकीन माने मैं बहुत कम डेविड भाई को हंसते हुए देखता हूँ, जब आप कॉल करते हैं वो भी मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी भी हंसी हम देख रहे हैं। देखिए बात ये कि आपका प्रोग्राम मैंने बहुत सारे, मैं तो रेगुलर आपको पता है सारी शो देखता हूँ, वो आपके प्रोग्राम में आप खुद भी एंजॉय करते हैं, और आपके पास जो कुर्सी पे सामने आके बैठता है ना वो भी माशाल्लाह उसका मूड अच्छा कर देते हैं आप लोग। ये मैंने देखा, चाहे व्हाटएवर द पर्सनालिटीज, तो ये मैंने शुक्रिया। देखी है। अच्छा, क्योंकि सहाफत के हवाले से बात हो रही तो मेरे ख्याल में एक रिस्पॉन्सिबल सहाफत होती है कि आप एथिकल रिपोर्टिंग करें विदाउट यानी आप मैनिपुलेशन और विदाउट एनी बीइंग बायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि मैं सारे पाकिस्तान के जो हमारे टॉक शो से देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है ना बहुत कम हमारे यहाँ हैं। और वो क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म को टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म में डिवाइड करें तो हमारे यहाँ वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है जर्नलिज्म की। तो एक जर्नलिस्ट होता है ज़ाहिर, एक जैसे डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, डिफेंस जर्नलिज्म हमारे यहाँ बहुत कम है। मुझे जो नजर आती है ना मारिया सुल्तान नजर आती है जो वाकई डिफेंस एनालिस्ट। तो एक तो ये इसकी कमी है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। और जो सहाफी अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, राइट्स की करते हैं, किसी वार जोन की करते हैं, तो दे शुड बी ट्रेन एंड उनकी सेफ्टी वेटी सबका ख्याल करते हैं। ये हमारे यहाँ लेट करता है मैं समझता हूँ। और बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो जर्नलिस्ट बन के, दे आर नॉट जर्नलिस्ट, और वो बन गए, लेकिन क्योंकि जर्नलिज्म के प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर नहीं है, ये एक चीज है। और मैं अगर देखूं उनसे करा सवाल भी है ये, देखें हम आप जर्नलिज्म करें, जाहिर है हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जर्नलिज्म हो रही है अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ जो हम जो टॉक शो देखते हैं 8 से 9 और 10 से 12, वो एक ऐसी टॉक शो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं होती चंद लोगों के अलावा। बाकी वो जो कुछ जो दो तीन आपकी जो खबरें लगी हुई हैं उस खबरों पे आप तबसरा कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक चीज है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्योंकि ये हमारे दोनों बच्चे जो अक्सर ये करते रहते हैं सहाफत पे प्रोग्राम, तो होता ये कि एक अच्छा जर्नलिस्ट जो होता है बड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। अगर उसने 20-25 साल निकाल लिए तो उसका एक फर्ज बनता है कि अपने आप एसोसिएट बनाए, उस एक किसी ना किसी यंग जनरेशन को आगे लेके आए, किसी इतने यंग लॉट को आगे लाए, पता चले कि ये मजहरबाज या कोई भी साफी वो किसी बंदे को सामने लाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए बेचारे जो जूनियर्स है वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे नहीं आ पाते। ये मेरा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में काफी है हिना के लिए। आपने याया बड़ी अच्छी बात की थी ट्रेनिंग की भी, कि वो ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कुदसिया हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कुदसिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमायूं भाई आप और हलीमा जो हैं ये बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिटरली मैंने आज आपको कॉल ही आपके मॉर्निंग शो में इसीलिए की है, आपने एक जर्नलिस्ट बुलाई है और नो डाउट मेरे पास इससे रिलेटेड बात करने के लिए याया भाई की तरह कुछ भी नहीं है लेकिन मैंने कॉल से इसलिए किया कि आप स्ट्रेट हेयर में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और आपका मैंने थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा के लिए ये ख्वाहिश ना करे 4 रह गए बाल, अगर मैंने इनको और ब्लोड रह किया हर रोज तो ये भी खत्म हो जाएंगे। नहीं आप कर्ली हेयर्स में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद ये बिल्कुल डिफरेंट लुक थी तो इसलिए आप इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और एक ये भी कहना है कि आप लोगों ने की जो ये काविश है डिफरेंट से टॉपिक लेके आने की बाकी तमाम मॉर्निंग शो से हट के, ये बहुत अच्छी है। और लिटरली जो ऑडियंस है वो इस तरह के प्रोग्राम देखना चाहती है और हर वक्त हम शादी ब्याह नहीं देखना चाहते। सही कह और हम दूसरे जो चैनल हैं उनको
साइड पे करके आपका जो मॉर्निंग शो है वो हम डेली देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जब ये कोई- बात सुनने के लिए ही हमने इस तरह के टॉपिक्स चुनने बिल्कुल। शुरू किए थे कि आप जैसे लोग जो हैं वो देखें और उनको भी पता लगे कि कुछ और भी टीवी पे आ सकता है, वरना लोगों का यही पर्सपेक्टिव हो गया था कि मॉर्निंग शो अगर है तो उसमें यही सारी चीज़ें आएंगी, शादियाँ होंगी और इस तरह के पूरे पूरे 8-8 10 दिन के फंक्शन होंगे और उसी में सारा कंटेंट होगा। तो इसी के लिए हम ये शो जो है हलीमा, वो जैसे डिजाइन एक किया था। पेशेंट को ग्लूकोज की जरूरत होती है ना, आप बिलीव करें आपकी हमें ऐसी तारीफों की कॉल्स होती है, आपकी हाँ। ये कॉल जिसमें आप अप्रिशिएट करते हैं, हमें ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि वो टीआरपी की वो दौड़ है ना, जो हम शायद अभी हिना से भी पूछेंगे कि वो दौड़ है। मैं अभी इसी बारे में कह रहा हूं। कुछ बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहिए। हमारे पास इम्तियाज भाई भी कॉलर है, फिर हम ये टीआरपी की दौड़ के बारे में है ना बात करेंगे। आजकल सवालात की जो धज्जियां उड़ती हैं, जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इम्तियाज भाई हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बहन जान, कैसी हैं आप? मैं हुमायूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। यार ऐसे शरारत आपको छेड़ा है। अच्छा, बात दरअसल ये है जी, कि जी। सबसे पहले तो हलीमा मैम और आपकी जो गेस्ट हैं, इनको मैं काफी अरसे से टीवी पे देखता रहता हूँ, मगर कभी मैंने मुसलसल बैठ के इनकी कोई बात या टॉक शो इंटरव्यू सुना नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं भी आप लोगों की तरह मजदूरों मसरूफ रहता हूँ। बात यह, आपने जो लाइफ स्कॉलर की आज तारीफ की ना कि हमारे लाइफ स्कॉलर बड़े अच्छे हैं, तो बाखुदा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यार आज के दौर में तो बिला वजह कोई किसी की तारीफ क्या बुराई भी करने में भी मतलब रखता है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत देखिए, शुक्रिया। दो तीन छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ मैं, और उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे। सबसे पहली बात आपने स्टार्टिंग में कही कि ये फील्ड जो है केक का, कहते हैं ना, केक का Piece of cake नहीं है, बिल्कुल। पीस ऑफ केक नहीं है। वाकई मैं कहता हूँ एक छोटे काम से बड़े काम तक दुनिया में कोई भी पीस ऑफ केक या पीस ऑफ चॉकलेट केक नहीं है। अगर कोई घास काटता है तो उसको भी बहुत कुछ चाहिए। एक खड्डा खोदता है, एक बिल्डिंग बनाता है, एक जहाज उड़ाता है, एक रॉकेट चलाता है, चांद पे जाता है। हर फील्ड में आपको हिम्मत और अपने अंदर वो जो कहते हैं ना, काम चोरी नहीं होनी चाहिए, और हिम्मत जिसके अंदर होगी तो वो बड़ी तरक्की करे। वह हिम्मत ही के पैसे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। जो काम चोर देखे ना, वो एक नज़म भी है, उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अगर मैं पढ़ूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। तो ये बचपन में सिखा दी जाती है। और रह गई बात कि सहाफत के औसाफ क्या होने चाहिए और सहाफी हजरात की क्या जिम्मेदारी है, मैं तो सिर्फ 2 जुमले में बात करना चाहता हूँ। अगर सहाफी सच्चा है तो वो वाकई आंखों का तारा है, दिल का सुरूर है और सर का ताज है। और सहाफत के लिबादे में कोई भी किसी का नाम नहीं लेता है, वो झूठ पे मबनी सहाफत करता है, तो इन द लॉन्ग टर्म उससे साइड इफेक्ट उसके लिए ही खराब होती है। इवन जो उनके बच्चे, उनके फैमिली वाले भी खुद को कहते हैं, यार आप तो शुरू से ही झूठे थे, मगर आप पैसे कमाते रहे तो हमें अच्छे लगते थे। तो अगर सहाफत में सच्चाई है तो वो बहुत बड़ी हस्ती है। देखिए, सहाफी का मतलब क्या हुआ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छापू जाहिल, आप लोगों को तो पता है, मैं बस सीखा आप लोगों से। सही अगर बात कोई है। बंदा सच बोलता है तो वही सही है। सच को आँच नहीं तो सच बताना, सच बोलना, ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नतों में से है। बिल्कुल। ये नहीं है जितनी भी अंबिया है सच। जी। अब आप देखें काला, बोले सफेद, आप देखें कुछ, बोले कुछ, तो ये सहाफत के साथ बिल्कुल ठीक। इंसाफ हरगिज में होगा। और ये जो हिना मैम है, जिनकी बातें मैं काफी देर से सुन रहा था, मेरी इनके लिए दुआ भी है। अगर चाहिए तो मेरे रिश्तेदार या कुलीग नहीं है, मगर इनके अंदर एक क्वालिटी है, इनकी मैंने फ्रेंड्स रीडिंग की है। ये एक तो बहुत हसास पसंद की खातून है और इनका दिल बहुत सॉफ्ट है हर किसी के लिए। और बिल्कुल। मेरी इनके लिए दुआ है। और इन्होंने जो बातें बताई, तो ये आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जो हर लिहाज से दुनिया की परवाह किए बगैर और दुनिया से फाइट करता है, वो हिना मैम की जगह हलीमा मैम की तरह और अपने हुमायूं भाई की तरह फील्ड में जमा रहता है। वरना लोग बॉस कहते हैं ना कि जन्नत में क्या होगा, अगर किसी ने कही थी ये बात कि हमारे जैसे भाई लोग होंगे, टांगे खींच लेंगे एक दूसरे की, इस तरह की आजकल एक बात चलती है ना, तो हमारे टांग खींचने वाले ज्यादा हैं। बेशक। कोई किसी को बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल होते और ठीक है। अच्छा होते नहीं देख सकता, मगर बस एक ही फार्मूला है कि उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। गॉड हेल्प दोज
थैंक यू। आपने थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सही बातें की हैं और 2-3 बहुत अहम सवाल छोड़ के गए हैं, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की हलीमा, तरफ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनसे एक हिना से सवाल पूछूँ, यकीनन वक्त हमारे पास कम है और हमने हिना को खुदाफिज भी कहना है, क्योंकि हमारे दूसरे गेस्ट भी हम जो है वो उनको भी इंट्रोड्यूस करना है। बट हिना, आपसे जाने का दिल नहीं कर रहा कि आज इतनी मजे की बात है कि आज आपने इतना हंसाया हमें। एक सवाल जो TRP का है वो मैंने आपसे पूछना है, जो जिस दौड़ में लग गए हैं कि ऐसे सवाल पूछने में बड़ा दिल दुखता है मेरा। छोटा सवाल है, मुख्तसर जवाब आपसे चाहिए। जो वो कहती है वो सहाफ़त की, वो भी सहाफ़त में ही आता है। वो कहती है कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप कभी काम नहीं करेंगी, कौन सा जिसका कभी जिंदगी में मुंह दिखाएंगी। यार ये क्या सवालात है, ये क्यों हम कर रहे हैं? बंद हो जाए 3 लोगों के साथ, ये क्यों नफरत वाली चीजें हम फैला रहे हैं? हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं सवाल? इनसे जवाब ही पूछा जाए ना, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से देती हूँ। अच्छा, मैं ये क्वालिटी में थोड़ा जल्दी बोलती हूँ। प्लीज हम भी जा रहे हैं जल्दी से। टाइम तो होता ये है कि आप उन लोगों को ये सेंस आती है, वो कहते हैं अगर उनसे सवाल पूछा जाए वो ये कहते हैं लोगों की डिमांड ये है, इसलिए हम ऐसे कंटेंट दिखाते हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इस्लाह के लिए बहुत सारे लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए साथ में कि आप जो दिखाएंगे वही लोग देखेंगे ना। आप कंटेंट चेंज करें, फिर डिसाइड करें कि लोग उसको कितनी एक्सेप्टेंस देते हैं या नहीं। आप उनको एक ही पैटर्न पे चला रहे हैं ना। आप इस्लाह क्या करें? मीडिया तो टूल है, मीडिया एक इंजेक्शन है, एक टूल है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है। हमारे बहुत सारे सोचने के नजरिए को बदल बहुत देता है। सारे सियासतदानों ने मीडिया को एज अ टूल यूज़ करते हुए, इंटरनेशनल मीडिया में मीडिया को एज अ टूल यूज़ किया जाता है। इंडिया की मीडिया की हम बात करें, फेक प्रोपेगेंडा है। दे पुट देयर स्ट्रॉन्ग एंड रॉन्ग नैरेटिव्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, एंड लोगों को फ़र्क पड़ता है। वो झूठी कहानियां बताते हैं, वो इतनी ज़्यादा बताते हैं। बार बार झूठ बोलेंगे वो सच नहीं होगा, लेकिन बार बार झूठ बोलेंगे उसका कोई ना कोई असर ज़रूर होगा। इम्पैक्ट ज़रूर होगा। जाते जाते सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़त के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बहुत अफसोस होता है, जब हमने करियर का आगाज़ किया और बहुत पहले से भी शायद चीज़ें ऐसी नहीं थी, अभी ना फेवरेटिज्म हो गया है, अभी बायसनेस आ गई है। तो बहुत सारे लोग जो जर्नलिस्ट के तौर पे काम करना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है ना वो एक रोल प्ले कर रहा होता है इन बिटवीन पब्लिक एंड इन बिटवीन द गवर्नमेंट। ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है। ब्रिज का रोल प्ले करता है। अगर वही बायसनेस दिखा देगा, आवाम की तरफ हो जाए चलें, क्योंकि आवाम के लिए ना हम, लेकिन अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन कर लेंगे और फिर कहेंगे वी आर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर पॉलिटिकल वर्कर्स, देन यू शुड नॉट डिफाइन योरसेल्फ एज अ जर्नलिस्ट। बिल्कुल ठीक है, बेशक जितने मर्जी नुकसान हो, बट आपको हक सच के साथ खड़े होना होता है। बिल्कुल सही। आप अपने प्रोफेशन के साथ, अपने डेजिग्नेशन के साथ आपको जस्टिफाई जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बहुत सारे, आपके और हुमायूं के बहुत सारे मज़े के किस्से सुन के। यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आपकी हंसी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो आप हंसती रहा करें, और अच्छा दिल होना, छोटा दिल होना एक अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जन्नत में चले जाएंगे जिनके दिल जो है वो चिड़ियों की तरह होंगे। ये हदीस शरीफ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिनके दिल चिड़ियों की तरह नाजुक होंगे वो जल्दी जन्नत में जाएंगे। तो ये एक बुराई नहीं है, एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है आपके लिए। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इट वाज सच अ नाइस टू हैव यू पीपल हियर। लाइकवाइज है ना, बहुत मजा आया आज इस तरह बैठकर भी। उस तरह भी बड़ा मजा है, लेकिन आज आमने सामने बैठ के बहुत मजा। इंशाल्लाह दोबारा भी कभी ये नशिस्त लगेगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग। एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, लेकिन हाथ भी थोड़े कांप रहे हैं, टांगे भी थोड़ी सी जो है वो साथ नहीं दे रही हैं। आज बहुत कम ऐसा शो पे होता है। मैंने जब भी शोज़ किए, जैसे हिना से पहले बात हो रही थी, 9-10 साल का छोटा सा टाइनी सा टिड्डी बिड्डी सा मेरा करियर है, और उसमें मौका मिला बहुत सारे बड़े लोगों से मुलाकात करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनसे मैंने मुलाकात नहीं की, लेकिन उनके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, और शायद आज वो भी ये नहीं जानते होंगे कि कभी भी ज़िंदगी में कहीं अपेयर हुए इंटरव्यू के लिए, तो मैंने वो इंटरव्यू ज़रूर देखा। और मैंने इंटरव्यू एक बार नहीं, मैंने बार बार देखा। अच्छा हुमायूं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपको लगता है कि उनके साथ आपका एक गायबाना ताल्लुक है पहले से, इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई होती, लेकिन आप उनको इतना जानते हैं और उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि लगता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जो है ना, वो शायद ख्वाब में ही सही लेकिन मिले ज़रूर। और हलीमा, अल्लाह का इतना शुक्र है, इतना खुशनसीब हूँ कि जब मैंने कहा था कि मैं कोई ड्रामा करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिसमें मुझे लीड मिले ताकि एक अपीयरेंस हो, और ये कतन नहीं पता था मुझे, ये कतन नहीं पता था कि उस इंसान का लिखा हुआ ड्रामा मैं करूँगा जिनका मैं इतना बड़ा मद्दाह हूँ। आपको बताऊँ, लिखारी भी हैं, शायर भी हैं,
अफसाने आपने इनके पढ़े होंगे, जो भी अदब से जिनका ताल्लुक है या किसी को जो गुजरा भी है अदब से, अगर उन्होंने इनके अफसाने कहानियाँ पढ़ी हैं तो वो उनके मद्दाह हो गए हैं। यहाँ से चले गए, पाकिस्तान छोड़ गए, और जब पाकिस्तान छोड़ दिया तो लगा था उर्फी भाई कभी वापस ना आएंगे। फिर उर्फी भाई वापस आए, पाकिस्तान वापस आया। पाकिस्तान इंशाल्लाह छोड़ के नहीं जाएंगे, अभी तक तो यही इतलात है। बहुत खूबसूरत ड्रामे लिखे उन्होंने, आपने उनके बहुत सारे ड्रामे विटनेस किए होंगे। एक ऐसी फिल्म जो कि सुपर हिट हुई, जैसे बाजी का नाम था जिस मूवी का, वो भी उर्फी भाई ने लिखी, साकिब के साथ मिलकर उन्होंने उस मूवी को जो है वो लोगों के सामने पेश किया। आपने नाम सुन लिया है, यकीनन आप मेरे हाथ भी देख रहे हैं कि ऐसे इंसान जिनके शायद हम सब मद्दाह हैं, हमें हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्फाज साथ नहीं दे रहे, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से उनके पास जाऊँ जो अल्फाजों को परोना जानते हैं। इरफान अहमद उर्फी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उर्फी भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच भाई। हुमायूं और हलीमा, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास बिल्कुल अल्फाज थे। अच्छा, नहीं कोई अल्फाज ज़रूरत भी नहीं है अल्फाज की। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। अब यू परफॉर्म वेरी वेल। वो जो हमने यहीं इसी चैनल के लिए जो टेलीफिल्म की थी, उसे बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था। हलीमा, आपने देखा था? जी बिल्कुल, मैंने देखा। और लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लोगों ने बड़ा पसंद किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गया वो। मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत आपने लिखा, मैं यही कहने वाली थी, आपने लिखा इतना अच्छा था। क्योंकि आजकल उर्फी भाई हम देखते हैं कि ड्रामों में से राइटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। या तो वो लव ट्रायंगल हम देखते हैं वो होता है, या फिर बहुत ही आगे चले जाएंगे तो सास बहू की एक कहानी होगी, या सास जुल्म करिए या बहू जुल्म करिए। जब भी कोई इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट आता है तो लोग उसे पसंद करते हैं, और आप उसके बारे में लिखने के बारे में बहुत मशहूर हैं। क्या यही वजह है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री थोड़ा जवाल का शिकार हो गई है, जो एक टाइम पे ऐसे बूम पे थी कि पड़ोसी ममालिक जो हैं वो ख़रीदा करते थे हमसे ड्रामे? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जवाल का शिकार है। अभी भी पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारा ड्रामा। और अब पड़ोसी मुल्क के, अब तो सारी दुनिया में डिजिटल चैनल से, हाँ अब तो कैद नहीं रही। अब तो देखिए व्यूअर जो है ना, वो मैं पढ़ाता भी हूँ ना यूनिवर्सिटी में, फ्रीलांस यही कहानी, स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, उसमें यही बताया करता हूँ। आप लोग तो इतने वो लकी हैं कि आप यहाँ पे बैठ के अपनी बात करेंगे और ब्राज़ील में बैठा कोई उसको देख रहा होगा और सुन रहा होगा। अब तो सब टाइटलिंग चल रही है और अब तो बड़ा इंडिपेंडेंट है सब कुछ ना, लोग वीलॉगर हैं और सब कुछ है। अब तो AI आ गया और पता नहीं चैट GPT क्या चीज़ें चल रही हैं ना। तो अभी भी ड्रामा जो है ना वो देखिए कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी मैं भी जब देखता हूँ तो बड़ा हैरान से एक्टिंग में बहुत अच्छे हो गए हैं हमारे लोग, और प्रोडक्शन वाइज भी बहुत अच्छा हो गया। कंटेंट में थोड़ी वीकनेस ज़रूर होती है और थोड़े वीक होते हैं कंटेंट में एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। कहीं कहीं आपको कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा अच्छा मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि कमर्शियलिज्म डालने की वजह से ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने ज़्यादा ऑडियंस को आउटरीच करना होता है, ज़्यादा लोगों को, तो थोड़ी सी इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी सतही कहानियाँ होती हैं। और फिर मैं मोहब्बत का जिक्र करूँगा। मैं पहले सहाफ़त के बताऊँ, मुझे किसी ने कहा था कि सहाफ़त में कभी भी भाई नहीं कहना, किसी को इस तरह ना कहना, मतलब क्योंकि सहाफ़त में आप सर या साहब कह के मुखातिब करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कभी किसी कहते हैं, हाँ वो रुके हुए कहते हैं अगर किसी से बहुत मोहब्बत का रिश्ता है तो भाई कह देना। तो आज मैं आपको उर्फी भाई कह के ही इस पूरे शो में बुलाऊंगा। उर्फी भाई, अगर आपको लोग, मेरी मोहब्बत का जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आपको जानते होंगे, वो शुरू हुआ मेरे ज़िंदगी के पहले ड्रामे से जब आपने अदाकारी की थी, और वो था बंधन। हाँ, सही। मुझे अभी तक याद है जब मैंने बंधन देखा और मैंने आपको देखा, वो जरा स्टोरी सुनाएं कि वो अदाकारी आपने की कैसे, और फिर आपने छोड़ी क्यों? आप तो माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग हैं, आप भी आज मेरे ख्याल में हीरो का रोल तो आ सकता है करीब। अच्छा, नहीं, वो ऐसा था कि वो ना वो एक्सीडेंटली मैंने वो किया। वो जो ड्रामा था बेसिकली वो उस ज़माने में वो बखैर PTV का वो बड़ा अच्छा आखिरी बड़ा हिट ड्रामा था। और वो तब हर वीक बना रहे होते थे और उसको वो ऑन एयर कर रहे होते थे। वीकली बनता तो ऐसा ही होता था उस ज़माने में ना, वो साथ साथ चल रहा होता था और एपिसोड जारी होती थी। अच्छा। तो मैं वो इत्तेफाक से मैं स्क्रिप्ट राइटिंग तो करता था, छोटी मोटी कोई ना कोई कर रहा होता था। तो मैं बल्कि तौसीक हैदर मेरे साथ थे, हम इकट्ठे कुछ शो कर रहे थे। तो मैं जैसे ही लॉबी में गया तो नादिया खान और वो तारिक मिराज थे, तो वो बड़े अपसेट खड़े थे, चूँकि वो उन्होंने जिस लड़के को बुक किया हुआ था उस फाइनल किया हुआ था ड्रामे के लिए, वो नहीं आ रहा था ना, और सेट लगा हुआ था।
तो वो एक्चुअली उन्होंने वो तौसीक को ऑफ़र किया ना, तौसीक को उन्होंने कहा कि तुम एक तौसीक हैदर को offer तौसीक हैदर को ना तुम्हें ये कर दो वो कर दो। अच्छा मैंने के वो तौसीक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने बड़ा उससे कन्विंस में मुझे बड़ा मज़ा आया कि ये करे, ये एक्टिंग करे ना तौसीक। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था और बहुत ज़्यादा मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने बहुत ज़्यादा किया तो कहते हैं कि तुम कर लो ना, तो इतना ही मज़ेदार चीज़ है, मैं क्यों करूँ, तो एकदम वो नादिया और वो भी कहते हैं कि हाँ ये भी ठीक है, अच्छा आप कर दो। अच्छा मज़े की बात ये है कि वो जो करेक्टर भी ऐसा था कि वो जो करेक्टर है वो जिम्मी का करेक्टर था, कनाडा से आया था। अच्छा 7 दिन 8 दिन पहले मैं भी कनाडा से आया हुआ था। अच्छा आप हो मैच हो गया, रिलेटेबल था काफी। अब मैं बड़ा घबराया हुआ था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कहते हैं कि नहीं बस एक सीन है आज का, तो एक सीन कर दो, हमारी एपिसोड जानी है, तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ है ये वो ना, तो कर दो। तो वो एक्चुअली उन्होंने जानबूझ के कहा था कि ये एक दफ़ा कर लेना तो वो झाका जो बंदे का होता है वो खुल जाता है। हाँ। तो वो फिर मुझे करवा लिया तारिक मिराज और नादिया ने, तो बड़ी कोऑपरेशन के साथ बड़े तरीके से। तौसीक को आज मेरे ख्याल में आपको शुक्रिया बोलना चाहिए, अगर आज उस दिन तौसीक कर लेते तो आज तौसीक हमारे इतने अच्छे होस्ट होते, वो अदाकारी में चले जाते, वो इतने हर काम अच्छा करते। नहीं तौसीक ने अदाकारी की हुई है, बल्कि अब तो कर भी रहे, अभी तो टर्किश ड्रामा भी करके आए, करता रहे उस ज़माने पहले मेरे लिखे हुए ड्रामे भी उसने किए हैं, तो लेकिन खैर वो उसमें होस्टिंग में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहा। हाँ मैंने बाद में अच्छा जब मैंने ये किया तो उसके बाद मुझे इतनी ऑफ़र्स आई उस ज़माने में कराची पीटीवी से और कासिम जलाली और ये वो बड़े लोगों ने, लेकिन आप हैरान होंगे कि वो ना उसी तरह का करैक्टर मुझे हर कोई दे रहा था। अच्छा सेम करैक्टर। अच्छा उर्फी भाई फिर कुछ लोग होते हैं जो जब एक दफ़ा करना शुरू करते हैं तो फिर वो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करते, उसी को कंटिन्यूटी में रहते हैं और उसी को अपना पैशन बना लेते हैं। मैं आपको याद करूं बंधन के जब टाइम था और बंधन में ये हुआ था कि सड़कें खाली हो जाती थी, नहीं कोई एक लफ्ज़ था, मुझे वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, ही वाज उर्फी भाई वाज फेमस फॉर समथिंग, कुछ वो कोई तकिया कलाम था, वो था क्या पाइया कुछ दैट वाज द वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो वो आपका वो कुछ और एक्सेंट भी इस तरह थोड़ा सा वो सही मशहूर हो गया था, थोड़ा सा वो बनाया हुआ था फैसलाबादी सा ना। वो कैरेक्टर ऐसा था ना कि अंदर से तो वो एक बड़ा सीजन्ड राइटर है और बड़ा सीरियस है, तो वो सब वो प्रिटेंड कर रहा होता है, वो एक देखने में वो विलनिश करेक्टर है, बड़ा जाहिल सा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अगर आपको याद है ना डायरी लिख रहा होता है तो उसमें वो वॉइस ओवर में सारा वो बता रहा होता है कि वो बड़ा सीरियस, मतलब वो ठीक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है इनसाइड, लड़का है, तो वो जो है पॉजिटिव है, लेकिन वो फिर उसको एंड में उनको मिलवा भी देता है, कुछ ऐसे था ना उसमें। अभी आपके ड्रामों की और भी बात करेंगे उर्फी भाई। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद हैं, अजमत साहब हैं जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं ये बात करना चाह रहा था कि मतलब आपके ड्रामों के जो के राइटर हैं मुसन्नफ हैं फिर गाने लिखते हैं, तो मेरी एक सजेशन थी कि जिनका ये 1960-70 यहाँ से ये इतने तक आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज़ क्लैरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इन बैक इन 60 में 70 जहाँ पे ये इतने सती जो थे बड़े मशहूर थे। आपकी आवाज़ चली गई, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही थी, दोबारा से कॉल करें। आज मैंने ये बात करनी थी उर्फी साहब आपसे कि हमारी एक कॉलर भी हैं और वो बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं। अच्छा। इस बारे में हमारे लिए भी अक्सर कुछ ना कुछ लिख के लेके आई भी होती है। आपसे ज़्यादा अच्छा मशवरा उन्हें कोई नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी और उनकी आज बात भी हो। कशफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, देख लें आज आपके लिए हमने चांद से थोड़ा सा टुकड़ा जो है ना तोड़ा और आज हमने यहाँ बिठा दिया, देख लें। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और हमायों बहुत खुदा ना खास्ता अच्छे भी लग रहे हैं आप, वो कटिंग करवा के आज। बहुत शुक्रिया उर्फी भाई कहेंगे मेरे ड्रामे के लिए इसने बाल रखे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपसे, आपकी आवाज़ सुन के, आपके बारे में बताया इन्होंने। जी मैं यही पूछना चाह रही थी, एक अच्छा राइटर कैसे बना जा सकता है? क्या यानी कि कंटेंट किस हवाले से हम लिखें? क्या आवाम की डिमांड के मुताबिक उसको लिखना चाहिए या कोई ऐसे टॉपिक लेके आने तक जो डिफरेंट हो? सही ठीक है, बिल्कुल चाहिए एक अच्छे कंटेंट में, काइंडली गाइड कीजिएगा। थैंक यू कशफ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी उर्फी भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है लिखना जो है ना, वो हर इंसान के अंदर उसकी कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन है, और मेरा ख्याल है कि लिखा हुआ
परमानेंस है उसकी ना। अब तो खैर डिजिटल मीडिया आ गया, लेकिन उसमें भी सब कुछ रिटन लफ्ज़ ही है, तो ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि क्या वो लिखना चाहिए जो, बिल्कुल वो लिखना चाहिए जो आपके दिल की आवाज़ हो, जो आपकी बात हो, किसी के कहने पे, किसी की डिक्टेशन पे। वो जो कमर्शियल राइटिंग है वो सर्वाइवल के लिए, टू रन द किचन, वो अब बाद में जब मैकेनिकली सीख जाते हैं तो अब चीज़ें वो करते हैं, इसमें कोई अलग बात है। लेकिन अपने लिए लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और लिखने की जो प्रैक्टिस है ना वो सबसे ज़रूरी है। बस आप लिख लें जो आपके दिल में आ रहा है, जैसे आ रहा है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस के वो ठीक है या गलत है। अपना लिखा हुआ व्हाट्सएप का मैसेज भी आप 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद देखते हैं ना, तो आप उसको ठीक कर लेते हैं। अपनी लिखी हुई ईमेल भी आप दोबारा से ठीक करते हैं। अपना वॉइस नोट भी छोड़ा हुआ आप अगर सुन लें भेजने से पहले, तो फिर उसको बेहतर कर लेते हैं, ठीक करने की कोशिश तो ये करते हैं। लिखा हुआ भी चीज़ अपने आप वो खुद ब खुद आपसे अपना वो ठीक करवाएगी ना। आपको खुद एडिटिंग, आपके अंदर एक एडिटर और क्रिटिक आ जाएगा अपने आप ही। तो जैसे आप जैसे बिरयानी या पुलाव दम करने के नहीं रखते, वैसे आप लिख के आप उसको 10 मिनट बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद, 5 मिनट बाद, 5 दिन बाद आराम से देखें। वो अपने आप वो आपको बताएगी वो चीज़ कि मैंने ठीक होनी, कि मैंने क्या होना है, कैसे खुद ब खुद आपको समझ आती जाएगी कि इसमें। तो ये आप एक बड़ी सेल्फ क्या कहना चाहिए, ट्रेनिंग एक आप अपनी कर सकते हैं, और इस तरह आप करते जाएं और पढ़ते जाएं, और ऑब्ज़र्व करना बड़ा ज़रूरी है, इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है लोगों से, इंसानों से। उनकी कोई स्टोरी आपको मिल जाती है जो आप वहाँ से उठा लेते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारी मजबूरी है, तो छोटा सा एक ब्रेक लें और जल्दी से वापस आएँ। अदाकार कहें या लिखारी कहें या आप उनको शायर कहें या आप उन्हें कुछ भी कहें, यकीनन वो इंसान जो कि माजी में भी है, हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी है। हमारे साथ उर्फ़ी भाई मौजूद हैं। मैं बड़े प्रोजेक्ट किए, लेकिन अब मुझे आज तक लोग वो 2 अनजाने से जानते हैं। मैं अपने ऑफिस में भी जाता हूँ, कहते दूसरा अनजाना कहाँ है। तो मतलब वो इतना खूबसूरत तरीके से आपकी चीज़ें लिखी हुई। तो मैं चाहूँगा आपके मुँह से ये चीज़ आए, आप बताएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लिखना आता है, शौक़ है। बहुत सारे लोग अभी उस तरफ देख रहे होंगे जो कहते हैं जी मुझे भी लिखने का शौक है, मैं भी लिखना चाहता हूँ, लेकिन कोई काम दे नहीं रहा। बहुत सारे कशफ की भी ये मसाइल है। क्या अब कैद है कि आपको किसी की ज़रूरत है? उर्फ़ी भाई अब है कोई? हाँ, वैसे अब नहीं, अब तो आप बहुत इंडिपेंडेंट है। अब तो देखिए लोग एक फ़ोन के कैमरे से इतना अच्छा कंटेंट अपना दे देते हैं, और मज़े की बात है कि कुछ अर्से बाद वो पैसा कमाना भी शुरू कर देते हैं। अगर आप सब्सटेंशियल बात, मैं यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, मुझे मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तमकनत, डॉक्टर तमकनत हैं, शी इज़ बेस्ड इन गुजरात। तो वो पहले वो नो फिल्टर्स के नाम से करती थी ना ये। हाँ, अपने वो आईफोन के घर में बैठ के वो करती है। वो इतना अच्छा, इतना एंटरटेनिंग है, इतना ग्रिपिंग है, इतना, मैं वो मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और ऐसी बहुत सी हैं कि आपको नहीं देखना किसी प्रोडक्शन हाउस में, आपने नहीं देखना किसी फाइनेंसियर को, आपने नहीं देखना किसी प्लेटफॉर्म को, किसी चैनल को। बहुत आसान आप खुद से करें, आप खुद से करें, अपना कंटेंट लाएं। हाँ, उसमें ये ऑफ कोर्स उसमें ज़रूर है कि आप एक अनयूजुअल चीज़ लाएं, आप एक बड़ी डिफरेंट चीज़ लेके आएँ, और आप एक बड़ी सब्सटेंशियल चीज़ लेके आएँ। अगरचे ये टिकटॉक और ये जो भी आजकल रील्स हैं, उसमें बहुत सतही, बहुत मीनिंगलेस चीज़ें भी हैं, और लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल आप देखेंगे बहुत अच्छे व्लॉगर्स भी हैं, बहुत अच्छे लोग, उन्होंने बड़ा इस्टेब्लिश हुए हैं और वो बहुत आगे तक गए। उर्फ़ी भाई, जितने भी राइटर्स हैं आजकल उनकी ये बहुत नाराज़गी होती है प्रोडक्शन हाउसेस से कि हमारे ड्रामे जो हैं वो लेके जाते हैं, या तो हमें बुला के कहने लग जाते हैं कि इसको यहाँ से ठीक कर दें, इसको यहाँ से ठीक कर दें, इसको यहाँ से ठीक कर दें, या फिर जो है कहते हैं कि जी खुद ही हमसे उसके राइट्स ले लेते हैं और खुद ही उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा होता है वो लोगों के सामने आता ही नहीं है, और ड्रामे में हमारा नाम भी चल जाता है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमने ये बनाया है, ये कंटेंट हमने बनाया। तो उसके हवाले से क्या वाकई ऐसा हो रहा है? भाई, इससे पहले आप जवाब दें, मैं चाह रहा हूं कॉलर को भी साथ में शामिल करें, आप डिटेल में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बड़ी दुखती रग पे पैर रख दिया हलीमा ने, पता नहीं क्यों। हम बात करेंगे सरवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
जी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉल मुझे लगता है पता नहीं क्यों उर्फी भाई के लिए होगी। जी कहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। जी जी सर। अच्छा जी, मैं उर्फी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी वो सुन रहे हैं। हाँ काइंडली। मेरा नाम मोहम्मद सरवर खान है। जी जी सर। एग्रीकल्चर बैंक में मैं उर्फी साहब के साथ ही काम करता रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, और ठीक टेबल टेनिस का प्लेयर हूँ मैं। सही ये सही मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो अभी मैंने इनको टीवी पे देखा तो आई फेल्ट वेरी नाइस। तो मैंने कहा इनसे मैं बात कर लूँ, दुआ सलाम कर लूँ और प्लस ये पूछूँ आजकल इनकी मसरूफियत क्या है। बहुत खुशी हुई मुझे मिलके, मुझे याद भी आ गए आप, बड़े अरसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बहुत सर भाई, शुक्रिया। आपको बताते हैं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक, बस मैं लिखा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ अपना बस क्रिएटिव। तो हम वही बात जो मैं उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि क्रिएटिव फ्रीडम जो थी ना, वो इसमें कोई शक नहीं कि अब हर चैनल, हर प्रोडक्शन हाउस ने अपने एक कंटेंट एक रखा हुआ विंग। और अच्छा वो ज़रूरी भी होता है बहुत से मामलात में, वो ज़रूरी इसलिए भी होता है कि जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट लेके गया हूँ, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कंटेंट में है ना जैसे और क्या, तो आपको पता होगा कि जी हम एक बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे 4 ड्रामे बना चुके हैं, अब वो मैंने नहीं देखे या बन रहे हैं या दूसरे चैनल्स पे आ चुके हैं या इस वक्त पाइपलाइन में है। तो इसलिए हम इस पे काम नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं, कुछ नेशनल पॉलिसीज़ भी होती हैं, कुछ चैनल की पॉलिसीज़, हाँ वो भी देखनी होती हैं। अच्छा तीसरी बात ये है कि उसमें ठीक है, उसमें कुछ मसाइल हो जाते हैं कि वो कंटेंट का जो क्रिएटिव फ्रीडम है राइटर की, उसको खासा वो करते हैं और वो फिर चेंजेस वेंजेस से कुछ क्या से क्या बन जाता है। लेकिन वो फिर भी एक रेजिस्टेंस चल रही होती है। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ये हो गया हुआ था जो आप बात कर रही हैं ना, तो पिछले कोई अब देखें अपने आप वो सैचुरेट हुई हैं वो चीज़ें और अब खुद से निकल रहा है। इवन वो चैनल्स भी जो बहुत कंटिन्यूटी से एक जैसा कंटेंट दे रहे हैं, मैं अक्सर वो मैं नाम नहीं लूँगा, एक सब ड्रामे का सबसे बड़ा चैनल है, तो उनकी कंटेंट हेड से मैं अक्सर पूछता था कि कौन सा प्ले सबसे अच्छा जा रहा है आपका, तो वो ना किसी एक का नाम लेती थी। उनके 7 दिन 7 ड्रामे चल रहे होते थे। मैंने कहा फिर आपके तो 7 के 7 अच्छे होने चाहिए ना, क्योंकि 7 के 7 में आपने वेट किए हैं, आपने देखे हैं। अगर आपस में रेसिपी है, वो फार्मूला है, तो फार्मूला सब पे अप्लाई होना चाहिए। अब ये कि अच्छा एक टाइम से वो दूसरे चैनल का बता रही होती थी कि अब हमारा तो इस वक्त कोई नहीं ठीक जा रहा, फलाने चैनल का अच्छा जा रहा है या फलां का अच्छा जा रहा है, वो रेटिंग पे बहुत अच्छा है या लोग देख रहे हैं, हमारे तो बड़े ठंडे जा रहे हैं। भाई क्यों? फिर अगर आप हर एक ड्रामे को उसी तरह का बना देते हैं, जैसे कोई एक आपका हिट हो गया तो उसकी तरह का उसी के रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अदाकारों की थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा सा मुश्किल सवाल, इजाजत हो तो पूछ लूं, क्योंकि मुझे पता है आप दिल रखते हैं सबका, लेकिन ये तो पूछना जरा जायज़ है। मुझे लगता है बाजी में जो मेन रोल किया 2 लोगों ने, बड़े मीरा ने बड़ा अच्छा उसको किया, आमना ने बड़ा खूबसूरत अदाकारी की। एक तो पहले ये बताइएगा आपका जो लिखा हुआ था जस्टिफाइड था, 2 लोगों ने अदाकारी की, क्योंकि मीरा से अदाकारी कराना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो करती बहुत खूबसूरत अदाकारी है, लेकिन वो थोड़ा सा यकीनन लोग कहते हैं बड़ी डिफ़िकल्ट है टू हैंडल। एक तो ये बताइएगा आपके जस्टिस किया बाजी के साथ उन्होंने, और आपने नाम ज़रूर लेना आज। आप मुझे बताइएगा अगर मीरा ना होती और आमना ना होती, उसकी जगह कौन आपको लगता है बाजी में फिट बैठते थे? ये 2 सवाल आपसे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मीरा ना होती तो बाजी बनती ना, अगर मीरा ना फिल्म में आती ना तो बाजी ने प्रोड्यूसर नहीं होना। ये मैंने सुना आपने ये बात कही, क्या बात है? तो और दूसरा ये है कि चूँकि आप अगर गौर से देखें ना तो वो जो कंटेंट है ना वो मीरा पे ही सूट कर रहा था ना। सही बात। अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त बात है किसी एक्टर के लिए कि राइटर अपनी स्क्रिप्ट के बारे में कह रहा है कि ये औरत ना होती तो ये स्क्रिप्ट बन ही नहीं सकती। लेकिन नाम तो मिलवाएंगे। नहीं और नहीं मैंने बल्कि ये साकिब का ज़्यादा इस पे वो जोर था, बल्कि मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे डर था कि मीरा शायद एक्सेप्ट ना करे इस रोल को ना, चूँकि वो एक डिकेइंग एक्ट्रेस का रोल है और ये वो एक ईगो होती है एक्ट्रेस के अंदर, और तो मुझे ये हो रहा था ये तो बड़ा एक्टिविज़म चाहिए इस करैक्टर के लिए। अभी पता नहीं ऑन एयर ये बात वो जारी होगी, मैं करने चला हूँ कि मुझे एक पॉइंट पे ये भी ख्याल आया था कि उसको पता भी ना चले कि क्या करैक्टर है, शायद वो नहीं माने ना तो हमसे करवा ले। लेकिन इतनी हैरत की बात है उसने प्रोफेशनली इतनी खूबसूरती से बहुत अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया। इवन आप देखें कि जिन सीन्स में इंसर्शंस में उसे
एजेड लगना था या उसे अनअट्रैक्टिव और अनडिजायरेबल लगने दिया। हाँ, उसे लगने दिया। मेकअप भी बकायदा उस तरह का किया हुआ है कि वो बड़ी बात है, उससे लगने दिया, प्रैक्टिस नहीं करने देते। और वो जो उसको ओवरशैडो कर रही है लड़की आमना इलियास, और उसने उसको होने करने दिया। मतलब ये एक्टर भी मैं कहता हूँ, ये कम्युनिकेशन भी है ना, तो इससे पता चलता है कि वो ना कितनी वो शौक बहुत है उसको। पर हाइपोथेटिकली उर्फी भाई, अगर मीरा ना होती तो उसमें आपको क्या लगता है वो किरदार पाकिस्तानी एक्ट्रेस में कौन बेहतर भी, मतलब उससे कम ही चले कर लें, पर कौन कर सकता? अगर वो ना मानती। देखिए बहुत अच्छी, एक तो हमें ना फिल्म की बैकग्राउंड की चाहिए थी एक्ट्रेस था इन एनी केस। तो मेरे ज़हन में तो रेशम भी आ रही थी, वो रेशम परफॉर्मर भी बहुत अच्छी है और बड़ी समझदार है वो, और वो उस एज ब्रैकेट में भी किसी हद तक आती है, शायद वो मैनेज कर लेती। तो लेकिन मीरा का जो ग्लैमर है ना, मीरा की जो प्रेजेंस है, मीरा का जो ऑरा है, परसोना है, अच्छा फिर वो ना, फिर उसमें बहुत से उसके रियल लाइफ इवेंट्स उठाए थे, उसको इंसर्ट किया मैंने। बेसिकली देखिए उस फिल्म की सक्सेस की वजह ये थी, वो एक तो ये वजह थी कि बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मुझे साकिब ने भी दिया था बेतहाशा। बल्कि उसने जब इनिशिएट किया था उसने जो टाइम लाइन भी नहीं दी थी, और आप यकीन करेंगे मेरा पहला ड्राफ्ट तो पता नहीं 3 के 4 घंटे की फिल्म बन रही थी, वो तो फिर उसको स्क्वीज किए गए ना ड्राफ्ट में, तो वो उसने बड़ा अच्छा किया। उसने कहा कि जितनी स्ट्रेंथ है ना राइटर की, जिस भी चीज़ में जितना पोटेंशियल है वो आ जाए इसमें, वो निकाल ले जो उससे निकालना है, तो उसके बाद हम उसको शार्प कर लेंगे। अब उसको तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी कि सेकंड्स में एक बात कैसे कहनी है, बच्चों के कमर्शियल राइटिंग करता था। आपके और मैं माजरत के साथ कहता, कलामी की माफ़ी, 2 राइटर्स जिनके मैं कहता हूँ, जिनके अल्फाजों में ना आप मूवीज़ उनकी देखें, उनके ड्रामे देखें। एक खलील साहब है, पता नहीं शायद आप इत्तेफाक ना करते होंगे, खलील साहब, और आपके वो आपकी डायलॉग्स में वो वजन है ना जो कोई तराजू उसको तोल नहीं सकता, मुझे लगता है। मतलब ये कोई तराजू उसको तोल नहीं। बहुत शुक्रिया, आपको लगता होगा मोहब्बत में प्यार में कह रहे हैं तो, लेकिन खलील भी बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं, बहुत अच्छे, तो याद रह जाने वाले और बड़े असर करते हैं, और बड़ा वो उस पर बैठ रहा होता है सिचुएशन पे। बल्कि उनका वो जो पिछले बहुत पॉपुलर हुआ था ड्रामा, उसमें एक डायलॉग पे बहुत एतराज़ हुआ था, मैंने वो समहाउ मिस किया था, मैं देख नहीं रहा था, तो मैंने ख़ास तौर पे वो चाहा देखा। अच्छा बहुत अच्छा जा रहा था वो, जो उसमें 2 टके की औरत वाली जो बात थी, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, तो लेकिन वो उस सिचुएशन में ये ठीक जा रहा था, तो उस पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बड़ा नेचुरली लिखते हैं। अभी जो फिल्म भी उन्होंने जो शॉर्ट फिल्म लिखी है, तो वो मैं एज ए राइटर समझ सकता हूँ कि वो ना उनका कलम रुकता नहीं है, वो लिखते चले जाते हैं, वो ना वो ये लग रहा था कि जहाँ पे बस एंड हो जाएगा ड्रामे का या फिल्म का। अच्छा उर्फी भाई, बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो उनको शायद डायरेक्टर उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी उनकी राइटिंग होती है। जैसे आपने साकिब के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे मार्जिन दिया कि जो आपने लिखना है आप लिखें, और फिर उसको उन्होंने बनाया भी उसी तरह से कि उसके साथ इंसाफ किया, आपका जो सारी कॉन्सेप्ट था उसके साथ इंसाफ किया गया। बहुत सारे ड्रामाज हम ऐसे देखते हैं कि जब हमने उसका नॉवल पढ़ा होता है तो हम कहते हैं कि क्या ज़बरदस्त नॉवल है, लेकिन जब वो ड्रामे की शक्ल में हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि इस ड्रामे को तो हम 2 नंबर भी ना दें 10 में से, अगर कोई पूछे। तो एक राइटर को एक अच्छा डायरेक्टर मिलना भी कितना ज़रूरी है कि वो उसका जो स्क्रिप्ट है उसके साथ इंसाफ करे। सही नहीं, बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक पेज पे होना सिर्फ डायरेक्टर का नहीं, एक्टर का, इवन मैं कहता हूँ स्पॉट बॉय का, लाइन प्रोड्यूसर का, चाय पिलाने वाला का भी, सबका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है वो सब कुछ। तो जैसे मैं 2 अनजाने की मिसाल दूंगा, तो उसमें भी वो अगर सक्सेसफुल अच्छा लगा तो इस वजह से कि पूरी की पूरी टीम जो थी ना, कंटेंट से लेके सब वो एक पेज पे आए, अगर नहीं भी थे तो उनको लाया गया। और ये काम प्रोड्यूसर का होता है ना, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है या जो पीछे होता है। अच्छा, अभी आपने नॉवल की बात की और कहा कि अच्छा ये तो हॉलीवुड की भी और दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी आप जो लिटरेचर बेस्ड फिल्म देखेंगे, तो वो आप, अगर आपने वो लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो वो आपको फिल्म, इसलिए कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें आपके अपनी इमेजिनेशन बहुत होती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि लिटरेचर का जो कैनवस होता है वो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। तो और नावल का ख़ास तौर पे उसमें तो बहुत डेप्थ होती है, बहुत लेयर्स होते हैं। तो फिल्म जो है ना, अभी तक फिल्म जो है ना आर्ट फॉर्म में अब आकर के आना शुरू 100 ईयर्स के बाद अब शामिल होना शुरू हो गई हैं कुछ फिल्में एज एन आर्ट फॉर्म। अदरवाइज़ तो इसको आर्ट के तौर पे कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था क्रिटिकली ना, कि ये हम इसको जैसे स्कल्पचर है, जैसे म्यूज़िक है, जैसे रक्स है या कहानी है, शायरी है, उसमें ये नहीं आती थी फिल्म की कैटेगरी। सिनेमा जो है ना, अब आकर के कुछ
आहिस्ता आहिस्ता अब बन रही है उसकी जगह। तो चूँकि ये दूसरों के हाथ में चला जाता है ना, और फिर 100 लोग तो कम से कम होते हैं बिल्कुल एक फिल्म के प्रोजेक्ट सेट पे, में। बिल्कुल। तो फिल्म के भी और टेलीविजन प्ले के भी। देखिए, आपने 15 मिनट की फिल्म बनानी है या आपने 15 एपिसोड्स का, आपको तपस्या वही काटनी है, वो सब कुछ उसका पूरा उसी प्रोसेस में से गुजरना, उसी से गुजरना है। तो वो और वो टीम वर्क और लोग, और वो तो फिर बहुत सारे लोगों में चली जाती है ना चीज़, तो वो फिर वो बाद में कैसे निकलती है, ये फिर तजर्बे से आता है। इसलिए कहते हैं कि इसके लिए एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। भाई, जब आप लिख रहे होते हैं, जब भी आप कहानी लिखते हैं, आप अफसाना लिखते हैं, क्योंकि बड़ा थोड़ी सी मुलाकातें रहीं, जो लोग किताबें लिखते हैं जिनसे है बेशर फासिल रहा, तो आपके जहन में कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ ऐसे अदाकार आपके जहन में आते हैं कि ज़्यादातर आपके बार बार जहन में वही आते हैं कि ये किरदार वो निभा सकते हैं, ये किरदार वो निभा सकते हैं। तो आपकी लिस्ट में वो 2-3 अदाकार मर्दों औरतों में कौन से जब के आते हैं, मैं आपसे पूछूंगा इस ब्रेक के बाद, आपने सोच के रखना है। हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, जानेंगे उर्फी भाई के कौन से ऐसे जहन में लोग आते हैं जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में उभरते हुए सितारे होंगे, या शायद सितारे ही होंगे, अभी वो जो है जगमगा रहे होंगे कहीं ना कहीं। वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, आपको कहेंगे एक और सुबह गुड मॉर्निंग, डोंट गो एनीवेयर, वी हैव उर्फी भाई ऑन द हाउस। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग अगर आप जानना चाहते हैं कि उर्फी भाई के दिमाग में कौन आता है पाकिस्तानी अदाकारों में जब वो लिखते हैं, जब वो बैठते हैं। और यकीनन हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ खातून का नाम पूछें, हम मर्द का नाम भी पूछेंगे, और हम उनसे कहेंगे बताएं कौन से ऐसे 2-3 लोग ऐसे आपके जहन में आते हैं। भाई, अब तो एक ही आ रहा है, हुमायूं आ रहा है और अब सोच रहा हूँ हलीमा को इसको रिकॉर्ड कर ले, इसको रिकॉर्ड कर ले, इसको काट के हमें दे दे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। ठीक। जी उर्फी भाई। अच्छा, नहीं, अच्छा देखो, ऐसा है कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर आपके पास बहुत अच्छे एक्टर्स, प्रोफेशनल एक्टर्स और बहुत सारे एक्टर्स की ऑप्शन हो एज ए राइटर, और वो आपके डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने आपको ये छूट भी दे रखी हो कि या मतलब हम इस करैक्टर में 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से किसी एक को ले सकते हैं, इसको या इसी को ले रहे हैं कोई एक, जिस जैसे इसमें बाजी में बहुत क्लियर था कि वो मीरा है, बहुत क्लियर था कि वो नैयर इजाज़ है। तो और वो भी बहुत हद तक, बाकी भी ना, चूँकि उसमें तो कैरेक्टर्स भी बड़े कम थे ना, तो ये यूजुअली तो ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ख़ासतौर पर ड्रामा, तो तब तो नहीं पता होता कि कास्टिंग क्या है, और लेकिन एट टाइम्स हो भी जाता है कि क्या आप उसके लिए लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। उसमें होता है कि उसकी जो होती है ना पेक्युलैरिटीज़ या पेक्युलैरिटी, या उसकी जो अगर कोई कमी है या स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, तो उसको हम जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं बहुत लंबा डायलॉग याद नहीं रख सकते, वो मुश्किल होती है, रिपीट करवाना होता है। 2-3 एक्टर्स कौन से हिट लिस्ट पे उर्फी भाई के टारगेट पे कि ये अच्छा, अगले वो मैं एक तो पहली बात है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं अब तो खैर जो यंग लोग हैं ना, वो तो एक से एक बढ़ के मैं कभी देखता हूँ कि बड़ा कंपटीशन है, बड़ी अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन है, और उनको ना उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है और एक्नॉलेज किया जा रहा है इंटरनेशनली, बाहर भी बहुत पसंद किया जा रहा है। और नाम नहीं लेंगे उर्फी भाई नहीं अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं, अगर नहीं, मैं तो उर्फी भाई से नहीं, आप इजाजत दे तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। इसका जवाब ये होना चाहिए कि अगर वो अपना कैरेक्टर लिखते हुए कुछ इस तरह सोचते ना कि मैंने इन्हीं नामों को उठाना है जो सबसे अभी ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वो 2 अनजाने में आपको वो कैरेक्टर ना देते। तो हमेशा किसी नए इंसान को आजमाना, मेरे ख्याल से ये भी एक बड़े जो लिखारी होती है उसकी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वरना आप फिर तो वो पावर उस कैरेक्टर में, मतलब वो जो बंदा कर रहा होगा वो उसकी पावर होगी, फिर आपकी लिखारी की तो पावर होगी। कभी ना आप जैसे एज ए लिखारी है, मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि लिखने के बावजूद भी अभी आप जब देख रहे होते हैं, आप स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप कहते हैं इसमें दम है, ये है अदाकार, ये अदाकारी सही कर रहा है, तो वो 1-2 आपको कौन से भी लगते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो आपको लगता है ये 2-3 अदाकार? देखिए एज एन एक्टर तो टू बी, मैं आपसे कहा बहुत से लोग अच्छे से, फहद मुस्तफ़ा इज़ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, परफॉर्मर बहुत अच्छा है, और मैं किसका नाम लूँ, सज्जल बहुत अच्छी, बड़ी नेचुरल एक्ट्रेस है, बड़ी स्पॉन्टेनियस है, और राबिया भट्ट बहुत अच्छी आर्टिस्ट, हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छी प्रेजेंस है,
और बल्कि इसी जिस हम जिक्र कर रहे थे उसमें सरमद खुसट ने भी बहुत अच्छा वो किया, वो भी एज एन एक्टर उसकी भी अच्छी है प्रेजेंस, और वो भी बड़ा मेहनत से काम करते हैं। बहुत से लोग हैं तो, लेकिन ये बड़ी वो खुशकिस्मती होती है अगर आपको पता हो कि फ़लाँ एक्टर उसके लिए आपने लिखना है करना है, तो वो तो बड़ी अच्छी बात उस एक्टर की भी बहुत खुशकिस्मती फजल रहमान साहब की कॉल जी। फजल रहमान साहब की कॉल आई है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई और हलीमा साहब को सलाम। मेरा फजल रहमान लाहौर से। मेरा नाम अवैस हुमायूं भाई करने किसको बेहतर हो कहा है? जाएगा। अवैस भाई है, मुझे तो लगता है अवैस भाई है नाम आपका। हुमायूं 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 से हुमायूं बस। भाई जी मेरा ठीक है। अवैस हुमायूं भाई आप सही कह रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। लाहौर का मौसम ठीक ठाक टिप टॉप चल रहा है सर A1 एक और नया स्पेल आने वाला है, अब और नज़ारे मजे आने वाले हैं इंशाल्लाह। बारिशों का एक और नया एक स्पेल और आने स्पेल वाला आने वाला है। 2 बार मैंने और भी यूज किया ताकि हमारा और चैनल रजिस्टर हो जाए। है। क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ, जो हमारे आजकल के ड्रामे आ रहे हैं, जी, जी। देखिए हमारा मजहब इस्लाम है, अब आपको पता है हमारे ड्रेसेस कैसे आ रहे हैं, हमारे देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, और ये लिबास चेंज करके माहौल में, या हम कौन से माहौल में या कौन सी दुनिया में जाना चाहते हैं, ऐसे आप समझ लें कैसे नहीं होना चाहिए। जो मजहब इस्लाम के जो लिबास है उनमें ही रहना चाहिए हमें, अपना जो है उसमें ही हमें रह के, हमारे ड्रामे इंडिया से अच्छे हैं जी, हम अच्छे से जानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ड्रामे हमें दूसरों कल्चर को जो है ना हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अभी जैसे आपसे भी उर्फी भाई यही बात कर रहे थे कि हमारे हर ड्रामे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो अक्स नज़र आता है, जो पहले सिर्फ वो चैनल बंद कर दिए, हमने सिर्फ टैग और लगा दिए, ड्रामा वही चल रहा है सिर्फ दूसरे अदाकारों के साथ। आप मानते हैं इस बात को भी कि हमने वो, हमें लग रहा है कि वही चल रहे थे तो ये भी वही चलेगा? हाँ, एक अपनी आइडेंटिटी के साथ आना चाहिए, और एक ज़माने में वो पाकिस्तानी कल्चर की एक अपनी ख़ास एक पहचान छाप होती थी, और वो दिखाई देना चाहिए हमारे हर काम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नज़र आना चाहिए। अच्छा ये पाकिस्तानी म्यूज़िक है, ये पाकिस्तानी गाना है, ये पाकिस्तानी कंटेंट है, तो उस पर और बहुत, और देखें, और बाहर के लोगों को तो इतना हॉन्ट करता है और इतना क्लिक करता है हमारा कल्चर, ख़ास तौर पे हर मुल्क का होता है, और वो जब वो ओरिजिनल, देखिए हमारी स्ट्रेंथ हमारा अपनी कहानी है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी ज़ुबानें हैं, हमारा अपना कल्चर है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब तो आप अपनी बात करें, अपनी ज़ुबान में कहें, अपने कल्चर की बात करें और दुनिया को दिखा दें। अच्छा, जैसे अगर हम कोरियन कोरियन बहुत कंटेंट चल रहा है, अगर हम टर्किश कंटेंट देख रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं कोई देखेगा? आप अच्छा बनाए। लेकिन हमारे जैसे लोग जो है ना वो इस वजह से भी देखना छोड़ गए थे क्योंकि वही वाली स्टोरीज जो मैंने कहा था, लव ट्रायंगल और वो उस तरह की होती नहीं, तो फिर उसमें कोई इंसान को रहती नहीं है, बाद मज़ा नहीं आता। उर्फी भाई, बहुत सारे राइटर्स जो है वो ये कहते हैं कि हम खुद से नहीं लिखते, बस एक आमद होती है और वो लिख देते हैं हम, मतलब खुद बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अच्छा इस चीज़ पे लिखना है और ऐसे लिखेंगे और वैसे लिखेंगे, बस वो एक लम्हा होता है, कोई डायलॉग होता है जो आता है और हम लिख देते हैं और वो मशहूर हो जाता है। क्या वाकई ये सिलसिला होता है राइटर्स के साथ? नहीं, आई डोंट नो, शायद होता हो, लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूर होता है कि जब आपके हाथ में लग जाता है प्लॉट और कहानी और कैरेक्टर्स, तो फिर कैरेक्टर्स खुद बोल रहे होते हैं, फिर वो एक मोमेंट, और बहुत अच्छी बात होती है वो आ जाए, वो आता होगा कि जब ना आपसे कैरेक्टर्स, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि नूरुल शाह मेरी बहुत वो सुपरवाइज़र रही हैं स्क्रिप्ट, और मेरी वो बड़ी, मैं उनको उस्ताद भी मानता हूँ। तो एक दफ़ा ना बैठे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कोई किस्मत जो फेट होती है ना उस पर हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कुछ चीज़ होती है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर जो हम लिख रहे होते हैं, ये सामने हमारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए थे ना, तो अब होता ये कि वन लाइनर में आपने जैसे लिखा होता है कि 3rd एपिसोड में ये कैरेक्टर मर जाएगा और 4th एपिसोड में वो डिवोर्स हो जाएगी, लेकिन जब आप मुझे स्क्रिप्ट लेके आते हैं तो मैं उससे पूछती हूँ कि अच्छा वो तो उसने मर जाना, आप कहते हैं कि नहीं मर रहा, वो नहीं मर रहा अभी, मैंने कोशिश, मेरा ख्याल तो था, मुझे लग रहा है ये कैरेक्टर जाएगा आगे, देखेंगे 10वीं 11वीं किस्त में। अच्छा आपने तो कहा था कि उसकी डिवोर्स हो जाएगी, हाँ नहीं वो नहीं हो पा रही, मुझे नहीं लग रहा कि अभी तो चल रही है इनकी शादी। अच्छा अब कहते हैं अगर हम इनकी किस्मत नहीं बदल पाते, हमारे हाथ में होता है, तो हम भी तो स्क्रिप्टेड, उनकी मुझे बातें बड़ी मज़े की लगी है ना। इससे पहले कि वक्त खत्म हो, ये मौका मैं जाने दूं, आपके चंद अशार अगर आखिर में हो जाए, कोई भी जो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर इस महफिल को 4 की जगह 16 चांद लग जाए,
कुछ अगर आप अपने कुछ अच्छा। सुना दें, कुछ अशार। चलें ठीक है। मुझे अब ये चलें, ये वो मुझे फिर वही एक ही गज़ल बार बार याद आती है, वही सुना देता हूँ कि चारों जाने बिखर गया हूँ मैं, फिर सिमटने से डर गया हूँ मैं, प्यास मेरा तवाफ़ करती है, किस भंवर में उतर गया हूँ मैं, क्या बात है। अपना साया था पाँव के नीचे, अपने सर से गुज़र गया हूँ मैं, वक्त से आगे जी रहा था मैं, वक्त से पहले मर गया हूँ मैं, छत अचानक ही आ गिरी उर्फी, खाली कमरा था भर गया हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, लाजवाब। यहाँ पे थोड़ा सा फील हुआ हमें कि हम इसके बाद क्या जवाब दें, क्या बोलें। भाई अब दुख इस बात का होता है, हलीमा ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, वो शायद बड़ी डिटेल में भी हमने की, लेकिन मैं फिर दोबारा करना चाहूँगा। मुन्नू भाई हो जाए, इशफाक अहमद हो जाए, बड़े बड़े राइटर ले लें, जो देते थे वो करना पड़ता था, वो उसको बदलते नहीं हैं। अब आप ये लिखारी से, मुझे लगता है ये उसकी इंसल्ट है, आप उससे कहें कि जी इसको बदलें, इसको चेंज करें। उसने लिखा कि उसका वो माइंड सेट है, दुख होता है। सही नहीं, देखिए ईगो का होना एक और बात है, और बातों को, मामलात को अंडरस्टैंड करना एक अलग चीज़ होती है। ऐसा नहीं था, वो जो उस ज़माने में जैसा आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो लोग एक तो रीडिंग करते थे एक्टर्स के साथ बैठ के, राइटर भी बहुत रिहर्सल, और मुझे खुद इन एक्टर्स ने बताया हुआ है, वसीम अब्बास और आबिद अली उस्मान पिज़ादा वगैरह बताते हैं, साहिरा काज़मी बताती है, उनके साथ भी मैंने काम किया, तो वो बताती थी कि बहुत वो टाइम लेते, हम मतलब एकदम से नहीं सेट पे जाते थे। तो जब ये इशफाक साहब और जितने भी ये राइटर्स थे ना, मुन्नू भाई जिनका आप नाम ले रहे हैं, सिटिंग होती थी, ये देखते, इवन हसीना आपा, ये सब लोग जो है ना वो लिखते थे, सिटिंग्स होती थी रिहर्सल रूम्स में, इतनी रीडिंग्स होती थी, वो एक्टर्स, कितने एक्टरों को वो किसी को निकाल दिया, किसी को रख दिया, ऐसे भी होता था। और कई दिन चलता था ये सारा वर्कशॉप्स। अभी भी अच्छी प्रोडक्शन जो हैं इंटरनेशनल लेवल की वर्कशॉप्स होती हैं। पहले आपने एक वर्कशॉप करनी होती है जिसमें राइटर भी बैठे, सारी कोर टीम हो और उसमें पूरी ट्रेनिंग हो, उस पर फिर तब्दीलियाँ आती हैं। वो आप जब देखते हैं। बिल्कुल भाई मैं आज मैंने कभी इनसे कंप्लेन नहीं की, मैंने अपनी प्रोडक्शन से, लेकिन आज कंप्लेन है कि आपने बड़ा कम वक्त दिया। हम चाहते हैं कि इनको अर्फी भाई को हम दोबारा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में बुलाएंगे, ढेर सारी बातें जो आपसे करनी है। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की एनर्जी लेवल और आपका वो जो एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा शो है। मैं देखता होता हूँ, उसका बड़ी अच्छी लुक एंड फील है। ये सुना था, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।